नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? कैसा चल रहा है? ऑल गुड, ऑल वेल। कैसी लगी कल की क्लास? मजा आया? हाँ, एंजॉय किया। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद है राम राम। उम्मीद है सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है और कल की क्लास अच्छी रही, आप लोगों को समझ में आया जो भी कुछ पढ़ाया गया और कहीं पे भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है ना? अभी तक सब कुछ ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, मैं बिल्कुल सही हूं। आप लोग कैसे हो? मेहनत चल रही है, पढ़ाई चल रही है, स्ट्रेस तो नहीं ले रहे ज्यादा? देखो, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, जितनी मेहनत कर सको उतनी करो, पर स्ट्रेस नहीं लेना है, दिमाग पे लोड नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप को अनड्यूली प्रेशराइज नहीं करना है। सब हो जाएगा समय के साथ, ठीक है? थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो। कोई भी चीज एक दिन में या 6 महीनों में नहीं होती है। हर चीज को होने में, खासकर बड़ी चीज को होने में लंबा समय कई बार लग जाता है। तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल शांत रहो, पीसफुल रखो, दिमाग को बिल्कुल अपने को एकदम बिल्कुल रखा करो एंटरटेन, है ना? खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे करके बैठोगे ना, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे 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 तो ऐसे ही रह जाओगे। सिलेक्शन शायद हो जाए पर शक्ल ऐसी हो जाएगी, ऐसी, है ना? अच्छी नहीं लगेगी ना ऐसी शक्ल। ऐसी शक्ल का जज कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। जज को तो खुश होना चाहिए, ठीक है? और जज हो ना हो, खुश आदमी जरूर होना चाहिए। तो बिल्कुल आराम से, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? देखो, क्लास का टाइम क्लियर ही है बेटा, 4 से 6 की क्लास होती है, ठीक है? बस 15 मिनट का हमारे पास लीवे होता है कि हम लोग अगर चाहें तो 5:45 तक छोड़ सकते हैं, पर ये टीचर के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर नहीं है, ठीक है? तो कंटेंट के हिसाब से है। अगर कंटेंट अच्छा खासा है तो पूरे 6 बजे तक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आखिरी तक, आखिरी मिनट तक पढ़ाऊंगा। और अगर लगेगा कि कंटेंट हो गया है कवर तो थोड़ा जल्दी भी छोड़ सकता हूं, ठीक है? चल शुरू करें आज का सेशन। शुड वी स्टार्ट? बताओ, तैयार हो आज के सेशन के लिए? ऑल गुड। देखो, आज का जो सेशन होने वाला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत ही मजेदार होने वाला है। रीजन बीइंग कि हम लोग कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे जिनका हल्का हल्का हम लोगों ने कल भी टच अपॉन किया था, पर आज उसका सही मायनों में इलेबोरेशन होगा। चीजों को समझने की कोशिश करनी होगी हम लोगों को, ठीक है? तो हम लोग बच्चे आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आपको ये दिखा देता हूं। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को पता है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और इसके अंदर हमारे 2 फोल्ड एजेंडा है। सबसे पहले हम लोग प्रीएम्बल को समझने वाले हैं। देखो बच्चे, प्रीएम्बल एक ऐसा टॉपिक है, आप मेरे से लिख के ले लो। अभी ले लो, आज लिख के ले लो कि इस प्रीएम्बल के ऊपर एमसीक्यू तो पक्का आना ही आना है, कोई डाउट ही नहीं है, आएगा ही आएगा। प्रीलिम्स में एमसीक्यू प्रीएम्बल टॉपिक से आता ही है, पहली चीज। अब ये प्रीएम्बल एक ऐसा टॉपिक है जिससे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है और कभी कभी देखा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे आप कुछ स्टेट्स के, वहां पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि प्रीएम्बल को फुल फ्लैजेड क्वेश्चन में भी पूछा गया है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रीएम्बल के साथ कुछ और भी पूछा गया था, पर प्रीएम्बल भी सब्जेक्ट मैटर रहा है फुल फ्लैजेड क्वेश्चंस का मेंस के अंदर, ठीक है? देखो, एक बात मैं आपको समझा देता हूं, मुझे नहीं पता मैंने आपको कल बताई या नहीं बताई। बच्चे, जब मैं पढ़ाता हूं ना, यहाँ पे क्लासेस जब मैं ले रहा हूं, जो मेरे दिमाग में टारगेट है, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या टारगेट है, आप लोगों का टारगेट तो शायद जज बनना है, जो उसमें तो सभी कुछ आ जाएगा, बट मैं अपना स्पेसिफिक टारगेट बताऊं एज ए टीचर, जब मैं क्लास को प्लान करता हूं या फिर बच्चों की क्लास लेता हूं। माई आइडिया इज कि हम लोगों को प्रिपरेशन ऐसी करनी है जिससे हमारा मेंस क्लियर हो। समझिएगा इस चीज को, ये चीज समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, तभी हम लोग एक लेवल पे रह पाएंगे दोनों लोग। हम लोग तैयारी यहाँ पे जिस लेवल की कर रहे हैं वो मेंस को पर्सपेक्टिव में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि देखो, अल्टीमेट एम मेंस निकालना ही है, ठीक है? प्रीलिम्स तो निकलेगा ही निकलेगा,
पर मेंस निकालना हमारा मेन पर्पस है, क्योंकि केवल प्रीलिम्स निकाल के हम कर क्या लेंगे? मान लो अगर हम लोगों ने शॉर्टकट मार लिए और हमारा प्रीलिम्स निकल भी गया, तो बीच के 1-2 महीनों में हम ऐसा क्या उखाड़ लेंगे कि हमारा मेंस निकल जाएगा, अगर हमने अभी तक शॉर्टकट ही मारे थे तो। समझ रहे हो? इस ट्रैप में बहुत बच्चा फंसता है। मेजोरिटी ऑफ द बच्चा जिसका प्रीलिम्स क्लियर होता है ना, वो इसी ट्रैप में फंसता है, उसका मेंस क्लियर होता नहीं है। कितनी भी वो हाथ पैर रगड़ ले, उसका मेंस क्लियर होता नहीं है। जो बच्चा प्रीलिम्स को दिमाग में रख के अपनी तैयारी करता है ना, वो प्रीलिम्स तो निकाल लेता है, मेंस नहीं निकाल पाता। और कोई फायदा नहीं है उस एक्सरसाइज का, उसने अपना समय ही बर्बाद किया है और कुछ नहीं किया है। समझिएगा इस चीज को। इसलिए हम लोग तैयारी ऐसी करते हैं जो जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, A to Z एवरीथिंग, ठीक है, तो हमारा मेंस निकल सके। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि अगर हमारी तैयारी का लेवल मेंस एग्जाम को दिमाग में रखते हुए है, तो प्रीलिम्स तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि मेंस के लिए जो प्रिपरेशन है वो होती ही बच्चों इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑलराउंड है, कि कुछ बचता ही नहीं है। आपकी तैयारी, आपका एटीट्यूड पता है कैसा होना चाहिए? आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, जो भी पॉसिबल चीजें हैं मैंने उनको सबको पढ़ लिया है, अच्छे खासे नोट्स मेरे पास हैं, अच्छी खासी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्या पूछ लोगे प्रीलिम्स में? पूछो, क्या पूछ लोगे? क्या पूछ लोगे? मैंने पढ़ा हुआ है। तुम्हें केस पूछना है, पूछो। तुम्हें आर्टिकल पूछना है, पूछो। तुम्हें जेनरिक क्वेश्चन पूछना है, पूछो। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेके हम प्रीलिम्स में जाएंगे, और ये तभी आएगा जब हमारी तैयारी मेंस के लेवल की होगी। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना बच्चा, ठीक है? तो हमारा एक पर्सपेक्टिव मिलेगा इस चीज में। तो जब मैं बोल रहा हूं कि आज का हमारा एजेंडा प्रीएम्बल है, तो मैं प्रीएम्बल आपको मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं, हर चीज समझा रहा हूं, ठीक है? पहली चीज। जो दूसरा टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे बच्चे, वो होगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसको आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आज वो पहली क्लास होगी जब हम लोग डायरेक्टली आर्टिकल्स पे जंप करेंगे। पर आपको परेशान नहीं होना, मैं हूं। मैंने कल क्या बोला था कि आप बिल्कुल परेशान होना छोड़ दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो जिम्मेदारी है वो मैंने आप लोगों की पूरी तरीके से ले ली है। तो कोई हेडेक नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? अब एक और चीज, अगर कोई भी कभी भी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कल भी मैंने इस बात को कई बार रिपीट किया था, अगर कभी भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन दिमाग में आप लोगों के रह जाया करे, आपने सेशन लिया, आपके दिमाग में कोई भी डाउट और कंफ्यूजन रह गया, देखो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है बच्चे, 2 ही घंटे का टाइम है। अब आप इतने सारे बच्चे हो, इतने सारे सवाल होंगे, ठीक है, कंटेंट भी हम लोगों को कवर करना है। वैसे मेरी तरफ से, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि कोई डाउट रहे ही ना। बट अगर फिर भी रह जाता है, क्योंकि देखो हर बच्चे का लेवल अलग है, सोचने का तरीका अलग है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि 100 में से 99 बच्चों को समझ में आ गया, एक को नहीं आया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं। आपको मैंने कल टेलीग्राम का QR कोड दिखाया था, लिंक भी मैंने आपको भेजा था, आज भी भेज दूंगा, फिर से दिखा दूंगा। दिल खोल के उसमें अपने क्वेश्चन डालो, जो भी कुछ हो सकेगा मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर जरूर करूंगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये मान को चलो कि मेरे संबंध में आपको बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है। आपको बस और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है? तो जब मैं कहता हूं कि हम लोग पढ़ेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, वही वाली बात दोबारा, कि इस लेवल की पढ़ेंगे कि उसके टॉपिक के बारे में हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है? अब देखो, जैसे कुछ बच्चों का सवाल मेरे पास कॉमनली आता है जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, वो ये सवाल होता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केसेस को कैसे पढ़ना है? और ये बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन है, लगभग हर सब्जेक्ट में ये सवाल बच्चों के दिमाग में रहता है। देखो, केसेस के बारे में आप एक बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप लोगों को मिसगाइड बहुत किया जाएगा अलग अलग लोगों के द्वारा। मिसगाइड नहीं बोलूंगा मैं उसको, हर बच्चा अपनी तरफ, हर व्यक्ति अपनी हिसाब से राय देता है, अपनी सोच के हिसाब से राय देता है। मैं आपको बात बताऊं, बहुत सीरियस बात बताऊं, बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं,
बच्चे ये मान के चलो, बच्चे ये मान के चलो आपकी, जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं आंसर लिखने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम होता है, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। और उसमें हड़बड़ी इतनी हो रही होती है, घबराहट इतनी हो रही होती है, तो बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो आप ये सोच के मत जाना कि मैं किसी केस के 4 केसेस पढ़ूंगा, किसी टॉपिक के 4 केसेस पढ़ूंगा और उनको पूरा डिटेल में पढ़ूंगा कि उसका फैक्चुअल बैकग्राउंड भी पढ़ लूं, इशू भी पढ़ लूं, रेशियो भी पढ़ लूं, पूरा एक पन्ने का एक केस पढ़ लूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी केसेस के बारे में नोट्स बनाना, उसमें बस 2 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज कि वो केस यूज कहां पे करना है, ये पहले पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि वो कौन कौन से टॉपिक्स में अप्लाई हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत केसेस हैं जो एक से ज्यादा टॉपिक में अप्लाई होते हैं। दूसरी चीज, उस केस के बारे में 4 या 5 लाइन लिखनी है। वो 4-5 लाइन ऐसी होनी चाहिए जो उसका रेशियो हो, जो उन 4-5 लाइनों में एग्जामिनर को पता चल जाए कि ये केस में क्या कहा गया और बच्चा इस केस को क्यों लिख रहा है। मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल के सेशन में भी मैंने कई सारे केसेस पढ़ाए, आज के भी सेशन में कई सारे केसेस पढ़ाऊंगा, तो आपके दिमाग में 50 चीजें घूमेंगी कि सर मैं इस केस का पूरा जजमेंट याद कर लूं क्या, या इस पूरे जजमेंट के नोट्स बना लूं क्या। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं जितना कंटेंट आपको दे रहा हूं उस पर फोकस करो, कोशिश करो कि उस पर महारत हासिल कर लो, क्योंकि मेरी गारंटी है जब आप आंसर लिखोगे मेंस में, इतना कंटेंट भी आप चाह के भी कवर नहीं कर पाओगे, टाइम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। चल शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो सबसे पहली चीज, 2 शब्द हैं, 2 शब्द हैं जिनको लेके सवाल पूछ लिया जाता है कई बार, और वो शब्द हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिज्म, एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिज्म। इन दोनों शब्दों को समझने की जरूरत है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट वगैरह पूछ लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, नहीं भी पूछें अदरवाइज भी आप भारतीय संविधान पढ़ रहे हो, आपको ये बेसिक सी बात पता होनी चाहिए। देखो ये 2 शब्दों को समझने के लिए आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, ये जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है संविधान। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है संविधान, मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन refers to the written document that lays down the fundamental principles, structures, powers, and functions of the government, as well as the rights and duties of citizens. In India, the Constitution was adopted on 26th of January 1950, and it is the supreme law of the land. It establishes the framework for the organization of the government and relationship between the government and its citizens. कहने का मतलब है संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक किताब है, एक किताब का नाम संविधान है, जिसके अंदर आपको वो सारे प्रोविजंस, वो सारे प्रावधान देखने को मिलेंगे जो हमारे देश में रूल ऑफ लॉ लेके आते हैं, नागरिकता का प्रावधान बनाते हैं, और अन्य सारी चीजें जो हमारे फंडामेंटल लॉ ऑफ द कंट्री बनता है। तो एक तरीके का कानून है, एक तरीके की किताब है जिसको हम संविधान बोलते हैं। लगभग दुनिया के किसी भी देश में जाओगे आपको एक ऐसी किताब मिलेगी जिसका नाम संविधान होगा, और वो किताब लगभग वही काम कर रही होगी जो हमारा ये भारतीय संविधान की किताब करती है, ठीक है। ये मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का। किसका बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का। एक और शब्द है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिज्म। इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया मेरे एक दोस्त को, और वो बेचारा नहीं बता पाया, सैडली उसका फिर भी सिलेक्शन हो गया, पर वो नहीं बता पाया कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनैलिज्म में फर्क क्या है। अच्छे से नहीं बता पाया, मतलब बेसिक आइडिया उसने बता दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनैलिज्म का देखो मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिज्म का मतलब है वो प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब वो सिद्धांत जिनके आधारों पर कोई भी संविधान बना है। समझिए, कॉन्स्टिट्यूशनैलिज्म ऑन द अदर हैंड
refers to the adherence to the principles of the constitution. It is a broader concept that encompasses not only the written text of the constitution but also the underlying principles of the constitutional governance, such as rule of law, separation of powers, checks and balances, protection of individual rights, blah blah blah. हजारों एग्जाम्पल ले सकते हो. तो संविधानवाद जो है उसका तात्पर्य संविधान के सिद्धांतों के पालन करने से है. ठीक है, ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केवल संविधान में जो लिखा है उसकी बात नहीं होती, उसके अंदर जो सिद्धांत लिखे हुए हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. कहने का मतलब है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जब भी हम ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इससे हमारा मतलब होता है संविधान नहीं. हम किसी किताब को रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, उस किताब में लिखे हुए सिद्धांतों का रेफरेंस दे रहे हैं कि कौन से सिद्धांत कायम किए गए हैं, कौन से प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए गए हैं किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में. बस. तो ऐसा हो सकता है, अब मैं एक लाइन बोलूंगा, एक स्टेटमेंट बोलूंगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा. ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन तो हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो. देखिए, बड़ी अचंभे की बात है, समझिएगा, स्टेटमेंट को लिखने की भी कोशिश करिएगा अपने एग्जाम में. ऐसा हो सकता है कि किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है. कहने का मतलब है हर एक देश उतना सक्षम नहीं हो पाता कि वो उन सारी चीजों को जो उसके संविधान में लिखी हैं उन्हें रियलिटी में उतार पाए, प्रैक्टिकलिटी में उतार पाए. जैसे मैं कल मजाक बना रहा था कि ऐसे कई देश हैं जिन्होंने फंडामेंटल राइट के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं संविधान में, पर ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं. वो क्या हुआ, एक ऐसा देश हुआ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो है, उसमें लिखी तो हजारों चीजें हैं, पर वो सिद्धांत हमको ढूंढे नहीं मिल रहे हैं उस देश के अंदर. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस हद तक उस देश की आत्मा में उतर पाया है, उसका सोल हार्ट बन पाया है. ठीक है, आ गया. हाँ, वेरी गुड. यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं उन प्रिंसिपल्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, तब डेवलप होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो अगर कभी कोई पूछ लेगा शॉर्ट नोट वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फर्क क्या है, तो बता लोगे, बता पाओगे? हाँ, फटाफट से बताओ, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता लोगे इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फर्क आ गया. अब इसी चीज को देखो, वैसे शॉर्ट नोट में इतना कंटेंट काफी होगा, इतना कंटेंट मतलब एक पेज हो गया आपका. ठीक है, इतना ही काफी है. अदरवाइज अगर एक आध पॉइंट जोड़ना पड़े तो अपनी तरफ से जोड़ लेना. आइडिया तो लग ही गया कि क्या लिखना है हम लोगों को. ठीक है, चल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. अब बढ़ूं आगे. अब हम उतरते हैं बच्चे अपने प्रीएम्बल पे. अब ये देखो, ये एक पहला सेशन होने वाला है एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम हम सीधे डायरेक्टली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं. तो एक शुभारंभ होने वाला है. तो आप सभी लोग अपने अपने भगवान का नाम ले लो और चलो शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सही मायनों में पढ़ना. ठीक है, अब देखो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल को समझो. देखो बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में सिंपल सा फर्क है. देखो कितनी बेसिक सी चीज है, बिल्कुल थोड़ा सा. देखो, जब भी किसी चीज को समझो, कोशिश करो उसको कितना आसान बना सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में एक लाइन में इतना सा फर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसमें 4 चीजें लिखी हुई हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि वो सिद्धांत जो किसी भी देश में लागू हो रहे हैं, कायम है. ठीक है, तो एक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है और एक केवल एक बुक का रेफरेंस दे रहा है जिसमें कुछ चीजें लिखी हैं, बस. ठीक है, चल अब बात करते हैं प्रीएम्बल की. तो प्रीएम्बल को पहले उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, टेक्स्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, पर टेक्स्ट पढ़ाने से पहले आपको समझाऊंगा कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है, प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है. क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना बच्चे मेंस के अंदर, तो वो ऐसा ही आएगा. वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि प्रीएम्बल लिख के दिखाओ, प्रीएम्बल लिख देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पर वो आपसे ये नहीं पूछेंगे. वो आपसे पूछेंगे कि प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीएम्बल का रोल क्या है,
क्या प्रीएम्बल अमेंडेबल है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आपको क्या याद रखना है, वो बातें जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रीएम्बल के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि ये है क्या। बच्चे, प्रीएम्बल एक तरीके का इंट्रोडक्शन है। किस चीज का इंट्रोडक्शन है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आप अपने आंसर की तरह मान लो, अगर आपका आंसर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो आपके उस आंसर का जो इंट्रोडक्शन है वो प्रीएम्बल है। तो आप जो इंट्रोडक्शन लिखते हो आंसर में, वो आंसर का पार्ट ही है ना, पार्ट ही है ना। और वो क्या कर रहा है, वो एक पैरा पूरे बता रहा है कि आगे आने वाले आंसर में आपने क्या क्या चीजें लिखी हैं। ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही है, और वो क्या कर रहा है, वो यही बता रहा है कि आगे आने वाले प्रोविजंस में, आर्टिकल्स में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको एक पन्ने के अंदर कुछ, मुझे लग रहा है 18 से 20 लाइनों के अंदर आपको समझा देगा कि पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सार क्या है। ठीक है, इसको अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग लगभग आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है क्या। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले इट बिकम्स वेरी एसेंशियल कि उसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो मिल जाए। तो प्रीएम्बल इस मायने से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो सारे सवाल उठते हैं कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं, इन पे वही बातें लागू होती हैं जो आपको समझनी है। वैसे जब आपको अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊंगा, या अगर आप में से किसी ने कल वाली यूट्यूब की क्लास अटेंड की थी मेरी, तो मैंने वहां पे यही बोला कि ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है या ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, बस वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती। अब प्रीएम्बल का कौन सा हिस्सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, और वो सुप्रीम कोर्ट का ही सब्जेक्ट मैटर है जुडिशियल रिव्यू के अंदर। हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं। हमें बस समझना है कि प्रीएम्बल का रोल इतना इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना इतना ज्यादा जरूरी है। तो हम एक बार देख लें कि क्या क्या बातें हैं जो प्रीएम्बल में लिखी हुई हैं, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखोगे प्रीएम्बल के ऊपर, एक एक करके उन सारे शब्दों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो शब्द प्रीएम्बल के अंदर इस्तेमाल किए हैं। मैंने इसी तरीके से आज की क्लास भी तैयारी करी है। एक एक शब्द आपको समझाऊंगा बारी बारी से। आपको क्या करना है, बस उन शब्दों को समझने की कोशिश करनी। ठीक है, समझ लोगे? ठीक है, आ जाओ। पहले प्रीएम्बल का टेक्स्ट पढ़ा देता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। पहले इतना भाग समझो। सबसे पहले ये समझो ये लाइन का मतलब क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, यहां पे जब मैं बोल रहा हूं कि हम भारत के लोग, हम मतलब हम, सच में जो हम लोग हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो किसी अथॉरिटी ने बना के भारतीय लोगों पे थोपा हो, या कहीं इसका जो ओरिजिन है वो रिलीजियस हो या कल्चरल हो या कहीं बाहर से आ रहा हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारतीय लोग, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो भारतीय लोग खुद अपने आप को दे रहे हैं। है भी भारतीयों का और भारतीय दे भी अपने आप को ही रहे हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, सोलेमली रिजॉल्व कर रहे हैं। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, एक तरीके से हम लोग ये प्रॉमिस कर रहे हैं, हम लोग ये प्रण ले रहे हैं। क्या प्रण ले रहे हैं? कि हम बनाएंगे भारत को, कि हम बनाएंगे भारत को। क्या बनाओगे? ध्यान से देखिए, सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक बनाएंगे और रिपब्लिक बनाएंगे। ठीक है, तो इसको अगर याद करना है तो आपको ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, SSSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक।
अब ये पांचों शब्द आपको लग रहे होंगे कि छोटे छोटे से शब्द हैं, इनको तो मैं ऐसे पढ़ लूंगा। आज की क्लास का मेजर पार्ट इन्हीं शब्दों को समझने में निकल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी समझाऊंगा बारी बारी से एक एक शब्द का मतलब। तो अभी क्या है, हम भारतीय लोग ये प्रण ले रहे हैं, क्या प्रण ले रहे हैं कि हम अपने भारत देश को बनाएंगे या बना रहे हैं अपने भारत देश को क्या, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इतना हिस्सा पढ़ लिया, अब दूसरा हिस्सा पढ़ो। साथ ही साथ हम अपने भारतीय नागरिकों को देंगे, क्या देंगे भारतीय नागरिकों को, सबसे पहले नंबर पे देंगे जस्टिस। क्या देंगे, जस्टिस। और जस्टिस कैसा होगा, सोशल भी होगा, सामाजिक रूप पे भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा और पॉलिटिकल भी होगा। तो समाज के लेवल पर भी, आर्थिक लेवल पर भी और राजनीतिक लेवल पे भी, तीनों लेवलों पे आपको क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। दूसरे नंबर पर हम क्या देंगे, लिबर्टी। लिबर्टी किस बात की, लिबर्टी ऑफ थॉट, सोचने की आजादी, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, बिलीफ, विश्वास रखने की आजादी, फेथ, मानने की आजादी, वर्शिप, पूजा करने की आजादी। तो हम अपने भारतीय नागरिकों को देंगे क्या, आजादी, सोचने की, अभिव्यक्त करने की, किसी में विश्वास रखने की, किसी चीज को मानने की और पूजा करने की। तीसरे नंबर पर हम अपने भारतीय नागरिकों को क्या देंगे बच्चों, इक्वालिटी, समानता। किस बात की समानता, स्टेटस की समानता, अपॉर्चुनिटी की समानता, कि सबका समान हम व्यवहार करेंगे सबके साथ, सबको बराबर मौके मिलेंगे, सबको बराबर मौके मिलेंगे। और आखिरी में हम कोशिश क्या करेंगे कि हमारे समाज के अंदर भाईचारा बने, क्या बने, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी लेके आए भारतीय नागरिकों के बीच में। ठीक है, तो जस्टिस होगा, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी और फ्रेटर्निटी होगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब हम फ्रेटर्निटी एंश्योर करेंगे तो हम डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी एंश्योर करेंगे और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन भी एंश्योर करेंगे। इन दोनों बातों को समझने का मतलब क्या है, देखो जब हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं ना, भाईचारे की बात करते हैं, तो उसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जब हम भाईचारे का इस शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो हमको ये समझना होगा कि भाईचारा तभी बन पाएगा जब हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से उस ग्रुप का, उस समूह का पार्ट बने। जब हम जबरदस्ती लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे क्या होता है, हर एक व्यक्ति की जो डिग्निटी है वो दब जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि 5 दोस्त हैं, उसमें 4 दोस्त शायद अच्छे घरों के हैं, पैसे वाले हैं, एक दोस्त बेचारा गरीब है। कहने को वो दोस्त हैं, पांचों हैं, साथ में घूमते हैं, पर वो पांचवा वाला सही मायनों में उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। वो बेचारा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, प्रेशर में है, इनसिक्योर है। उस क्या हो रहा है, उसकी डिग्निटी हर्ट हो रही है वो ग्रुप का पार्ट, ये भाईचारा नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम किसी भी समूह की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, उसमें ये बहुत जरूरी होता है कि यूनिटी हो, यूनिटी हो और इंटेग्रिटी हो। और अब हम प्रियम्बल को पढ़ रहे हैं तो वो देश के लेवल पे देखेंगे उस चीज को, कि हमारा देश एकता से भरा हो, अखंडता से भरा हो। ठीक है, और हम लोगों ने कब एडॉप्ट किया हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इफेक्टिवली 26 डे ऑफ नवंबर 1949, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया और अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन को दिया। अब आप सोच रहे होगे सर वो तो 26 जनवरी 1950 था, ये फिर 26 नवंबर कैसे लिखा हुआ है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेज, ये पहला वो स्टेज था जब संविधान तैयार हो गया था और संविधान को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। इसलिए 26 नवंबर की भी डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी की 26 जनवरी की डेट है। ठीक है, 26 जनवरी को संविधान पूरे तरीके से लगभग लागू हो गया था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो जब भी हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले तो इन शब्दों का ध्यान देना है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 शब्दों पे ध्यान देना है। जब इन पांचों को समझने फिर हमें इन पे ध्यान देना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, JLEF, फिर इस पे ध्यान देना है। पहले ये पांचों का ग्रुप समझो, फिर ये चारों का ग्रुप समझो। ठीक है, अगर आप इतना समझ लोगे तो इतना काफी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहले वो जो 5 वाला ग्रुप है उसको समझेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है,
समझे, बारी बारी से समझने की कोशिश करें। तो देखो, सबसे पहला जो है सोवरेन, उसको समझते हैं। देखो बच्चे, जहां तक बात इस शब्द की है, इसको समझना बड़ा ही आसान है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम एक आजाद देश हैं, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन हैं, जिसकी जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो देश के लोगों के हाथ में ही है। मतलब हम संप्रभु हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं, हम किसी के अधीन नहीं, हम किसी के सब्जेक्ट नहीं हैं, हम अपने मालिक खुद हैं। ये कहलाती है सोवर्निटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज था, ठीक है, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया तो तब भी एग्जिस्ट करता था, इंडिया में सरकारें तो तब भी चल रही थी। और इनफैक्ट आखिरी का अगर आप समय देखो 1920, 30, 40, 50 में इनफैक्ट इलेक्शंस वगैरह भी होने लगे थे, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज भी पार्टिसिपेट करने लगी थी, नेता भी इंडियंस होने लगे थे। इनफैक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी इंडियंस की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पर फिर भी हम लोग सोवरेन नहीं थे, ना ही इंडिपेंडेंट थे। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पर यहां पे हमारा जो फोकस है वो सोवरेन शब्द पे ज्यादा है। हम सोवरेन नहीं थे। क्यों नहीं थे सोवरेन? क्योंकि हम कितने भी आजाद हो जाते या कितना भी हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ जाता, पर फिर भी हम सब्जेक्ट थे किसके? ब्रिटिश रूल के। हमारे ऊपर जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश मोनार्क का था, वहां के राजा रानी का था, वहां की पार्लियामेंट का था। तो हम पूर्ण रूप से जब तक आजाद नहीं होते, जब तक हम ऐसी परिस्थिति में ना आए कि हम किसी को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तब हम मानते हैं कि कोई भी देश सही मायनों में सोवरेन बना है। तो जब हम लोगों ने अपना ये प्रियम्बल बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया, तब हमने इसी चीज को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। सबसे पहला इस्तेमाल होने वाला शब्द है, तो इसका महत्व भी उस हिसाब से है, उसकी इंपॉर्टेंस भी उस हिसाब से कि हम लोग अब सोवरेन हैं, हम लोग एक आजाद देश हैं, हम किसी की तरफ जवाबदेही नहीं रखते हैं, बाकी के सभी देश हमारे बराबर हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, पर हमारा पिता कोई नहीं है, हमारा पिता कोई नहीं है। इस तरीके से समझिए, ठीक है? क्लियर है? आगे बात समझ में? तो सोवरेन होना बहुत जरूरी है। अब सोवरेन को अगर आपको समझना है तो ये जजमेंट आपको बहुत हेल्प करेगी। वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है बच्चे, 1981 की है। इसमें क्या हुआ? इसमें हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, वो एक बेसिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अगर हमको इंडिया की सोवर्निटी को एंश्योर करना है, खासकर एक्सेसिव लेजिस्लेटिव पावर के खिलाफ। ये बात समझना। देखो, अभी तक जब मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा था सोवरेन, तो आपको क्या लग रहा था कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी को जवाबदेही नहीं रखते हैं, हम अपने आप में एक आजाद देश हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा था कि कोई विदेशी देश हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रखता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारे देश के अंदर भी ऐसा कोई नहीं है, समझिएगा बहुत ध्यान से, हमारे देश के अंदर भी ऐसा कोई नहीं है जिसके प्रति भारतीय नागरिक या भारतीय लोग या भारतीय संविधान जवाबदेही रखे। समझिएगा, चाहे वो इंडियन पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने, इसको समझने के लिए बड़ा डीप थॉट चाहिए। ऐसा मैंने क्यों बोला, खासकर इंडियन पार्लियामेंट को पॉइंट आउट क्यों किया? इस जजमेंट की वजह से। क्योंकि अगर आप ब्रिटिश सिस्टम को देखोगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने वहीं से लिया है, ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जो वहां की पार्लियामेंट है उसकी इंपॉर्टेंस बच्चे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत पावरफुल है। तो वो जो चाहती है वो करती है और सब लोग उसकी तरफ अपनी जवाबदेही रखते हैं। पर भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर ये जो हमारी पार्लियामेंट है, ये जो हमारी लेजिस्लेटिव विंग है,
ये केवल एक टुकड़ा है, एक पिलर है हमारे देश का, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये किसी भी मामले में सोवरेन नहीं है या किसी भी मामले में हमारे देश के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखती है। हमारे देश में हमारा भारतीय संविधान, सुनिएगा बच्चों बड़े ध्यान से, हमारे देश में हमारा भारतीय संविधान सोवरेन। समझ रहे हो? समझे इस बात को? मैंने क्या बोला कि ये जजमेंट में ये बोला गया कि हमारी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जुडिशरी की, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका इस्तेमाल करें अपनी सोवर्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, खासकर लेजिस्लेटिव पावर के खिलाफ। तो अगर पार्लियामेंट या हमारी लेजिस्लेटिव विंग कुछ भी ऐसा करती है जिसकी वजह से हमारी सोवर्निटी पे सवाल उठता है, तो वहां पर हमारा कोर्ट ऑफ लॉ इंटरफेयर करेगा, जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करेगा और क्या कहेगा कि कोई सर्वोप्रिय नहीं है, हमारा संविधान सुप्रीम है, सबसे ऊपर हमारा भारतीय संविधान है, ना ही पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, ना ही सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ना ही भारतीय सरकार सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर क्या है? भारतीय संविधान। अब मुझे फटाफट से बताओ, सोवरेन होने का मतलब समझ में आया और वमन राव की जजमेंट समझ में आई? चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बताना बच्चे। आर वी ऑल क्लियर अभी तक? क्योंकि जब भी ये सोवरेन पॉइंट को एक्सप्लेन करो, इसी तरीके से करना है कि हम लोग किसी के सब्जेक्ट नहीं है, वी आर कंप्लीट इन आवरसेल्फ, हम इंडिपेंडेंट हैं, और फिर उसको नेशनल कॉन्टेक्स्ट में ले आना इस जजमेंट के माध्यम से और उसको प्रोटेक्ट कर लेना लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी से। तो क्या है, आपका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी आ गया और उसमें नेशनल कॉन्टेक्स्ट भी आ गया। ठीक है, अब आओ दूसरे शब्द पे। ये शब्द बड़ा मजेदार शब्द है, ये है सोशलिस्ट। क्या? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट होने का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट होने का मतलब होता है समाजवादी होना, जिसके सेंटर पे क्या है? सोसाइटी, समाज। ठीक है, तो हमारा जो राज्य है वो कमिटेड रहेगा कि वो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टेब्लिश करे, पब्लिक ओनरशिप हो और रिसोर्सेस का सही डिस्ट्रीब्यूशन हो। और इन सारी बातों का मतलब क्या है कि हम एक ऐसा समाज स्थापित करेंगे जिसमें समाज का महत्व किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा होगा। मतलब सोसाइटी की जो इंपॉर्टेंस होगी या फिर सोसाइटी के जो इंटरेस्ट होंगे वो हमेशा ओवर पावर करेंगे किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। समझिएगा इस चीज को। देखो, आप दुनिया में जाओगे, अलग अलग देशों में देखोगे, तो हर देश की अपनी एक फिलॉसफी है। ठीक है, कुछ ऐसे देश हैं जो खासकर वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका जाओ आप, यूके जाओ, तो वहां पे इंडिविजुअलिज्म की फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग है। तो वहां पे सबसे ज्यादा महत्व किस बात का है? हर एक व्यक्ति का, वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, उसके क्या अधिकार है। कुछ ऐसे भी समाज हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं दुनिया में जहां पे सोशलिस्टिक फिलॉसफी हमको देखने को मिलती है, आज भी कम हो गए हैं ऐसे, पर आज भी हैं, जहां पे समाज ज्यादा महत्व रखता है, समाज का महत्व ज्यादा है लोगों के मुकाबले। ठीक है, पर भारत एक ऐसा देश है जो समाजवादी है। मैं बोल रहा हूं समाजवादी है, हमारे लिए भी समाज का महत्व बहुत ज्यादा है, सबको साथ लेके चलने का महत्व बहुत ज्यादा है, पर साथ के साथ इंडिविजुअल लिबर्टीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने ना ही एक्सट्रीम सोशलिज्म अपनाया है, ना ही एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म अपनाया है। हमारा जो सिस्टम है वो एक कॉम्बिनेशन है दोनों ही चीजों का, जहां पर जरूरत के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हम देखते हैं कि समाज का हित किस हद तक हम लोग सर्व कर सकते हैं और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दोनों की एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि समाज का हित पूरा करते करते इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बिल्कुल ही उठा के फेंक दें,
या फिर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सर्व करते करते समाज के इंटरेस्ट को बिल्कुल उठा के फेंक दे। इट इज मोर और लेस द बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो सोशलिज्म का फंडा है वो ये है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाज का हर एक व्यक्ति एक डिसेंट लाइफ को रेस करे। तो उसमें समाज भी आ गया और उसमें बच्चों व्यक्ति भी आ गया, दोनों बातें आ गई। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब देखो, जब आप सोशलिज्म की बात करोगे, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ये जो शब्द है सोशलिस्ट, ये ओरिजिनली प्रीएम्बल में नहीं होता था। हमारा जो ओरिजिनल प्रीएम्बल बना था जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, उसका ये पार्ट नहीं था। अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग इसको लेके आए, और अमेंडमेंट के थ्रू लेके आए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। अब इसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, और वो ये है कि क्या हम सोशलिस्ट बने 1976 में जब ये अमेंडमेंट लाया गया, या फिर हम हमेशा से ही सोशलिस्ट थे? और अगर हम लोग हमेशा से सोशलिस्ट थे तो फिर इस अमेंडमेंट को लाने की जरूरत ही क्या थी? बिल्कुल सही सवाल है, और ऐसा सवाल आ भी सकता है। इसका देखो बड़ा सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो, हमारा देश शुरू से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, सोशलिस्ट ही था, सोशलिस्ट ही था। अगर किसी को शक है तो हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 4 को उठा के देख ले, और पार्ट 4 मतलब क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो सारे के सारे आर्टिकल्स केवल और केवल इस सोशलिज्म की अवधारणा पे ही आधारित हैं, इसी फिलॉसफी पे बेस्ड है बच्चों। तो जो भी व्यक्ति ये मानता है कि सोशलिस्ट हम नहीं थे और बने हैं 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट की वजह से, वो गलत सोचता है, पहली बात। अब दूसरी बात कि हमको ये शब्द डालने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, मेरे हिसाब से तो कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है इस शब्द को डालने से या फिर इसके ना होने से। ठीक है, ऐसे बहुत से फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल के अंदर आज भी नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि हर चीज तो हम लिख नहीं सकते हैं। बस इस अमेंडमेंट से ये हुआ कि एक चीज जो निहित थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको एक्सप्रेसली लिख दिया हमने। उससे कॉन्सिक्वेंशियल कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा है, पर रियलिटी में कुछ आप देखो कि कुछ बहुत बड़ा फर्क आया हो बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, या फिर ये सोशलिस्टिक शब्द ऐड करने से नहीं आया है। हम हमेशा से सोशलिस्टिक थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इनफैक्ट जो जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी आप नीतियां अगर देखोगे, थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूं आपको, बट अगर आप उनके शुरू के 5 ईयर प्लान्स को पढ़ोगे, एनालाइज करोगे, ही वॉज एन आर्डेंट सोशलिस्ट। आर्डेंट सोशलिस्ट, इतना तो कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा आगे चल के जितने वो थे। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप जब केस को पढ़ोगे तो केस का नाम आएगा DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1983 की जजमेंट है बच्चों। इसमें क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट उठ के आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पेंशन स्कीम्स होती है ना, पेंशन स्कीम्स, उनके अंदर ये जरूरी है कि सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले। किनको? रिटायर्ड एम्प्लॉइज को। समझिएगा, किनको? रिटायर्ड एम्प्लॉइज को। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो पूरा फंडा है कि हम रिटायर्ड एम्प्लॉइज को क्या दे रहे हैं? पेंशन दे रहे हैं, और ऐसी पेंशन दे रहे हैं कि वो सामाजिक रूप पे, आर्थिक रूप पे सिक्योर रहें। ये क्या फिलॉसफी है? ये कुछ नहीं है बेटा, ये सोशलिज्म ही तो है। हम सोशलिस्ट आइडिया को ही तो फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हमारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक व्यक्ति को सोशल जस्टिस एंश्योर करे, हर एक नागरिक को। तो जब हम अपने प्रीएम्बल में बोलते हैं कि जस्टिस मिलेगा, सामाजिक रूप से मिलेगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना कि हम उस चीज को एक्चुअल में, इन रियलिटी, हैंड ओवर करें। अब एक व्यक्ति, मान के चलो एक व्यक्ति है जिसने अपने पूरे जीवन काम किया, अब उसकी उम्र हो गई है, अब वो रिटायर हो गया, अब वो ऐसी परिस्थिति में है जहां पे वो अपनी रोटी खुद नहीं कमा सकता है। यहां पे बच्चे रोल सबसे ज्यादा हो जाता है स्टेट का, अगर वो एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे चल रही है।
क्योंकि अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति को, जो समाज का पार्ट है, जो अब शायद एक्टिवली समाज के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, उसका ध्यान रखे। यही है द फंडा ऑफ सोशलिज्म, और कुछ नहीं है। तो काफी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अगर आप इसको अपने आंसर में लिखोगे तो एग्जामिनर जरूर इंप्रेस होगा, क्योंकि और कोई बच्चा इस केस को नहीं लिख रहा होगा। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही प्रैक्टिकल, अप टू डेट केस है। ठीक है, समझ में आ गए बच्चे? अभी ऑल क्लियर सब? अभी तक ठीक है? सोशलिज्म की बात समझ में आ गई? क्लियर हो? हाँ, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है। वेरी नाइस, चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने दो शब्द समझ लिए, सोवरेन और सोशलिस्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे शब्द पे। अब ये तीसरे शब्द के बारे में तो लगभग हर बच्चे की राय होती है कुछ ना कुछ, है ना? अब देखो, तीसरा शब्द है सेकुलर। क्या शब्द है ये? सेकुलर। अब ये एक ऐसा शब्द है, ये तो सबको पता है, इसको हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। पर ध्यान से सुनना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखो पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अलग है। जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना सेकुलर, हम क्या एंश्योर कर रहे हैं कि जो राज्य है वो न्यूट्रलिटी लेके आएगा। क्या लेके आएगा? न्यूट्रलिटी लेके आएगा। किस चीज में न्यूट्रलिटी लेके आएगा? रिलीजियस मैटर्स में, धार्मिक मामलों में। और क्या सुनिश्चित करेगा? ये सुनिश्चित करेगा कि जो सारे धर्म हैं उनका एक साथ ट्रीटमेंट हो, बराबर ट्रीटमेंट हो। तो दो बातें हैं, एक तो न्यूट्रलिटी है धार्मिक मामलों में, और बराबर का ट्रीटमेंट है सारे धर्मों का। और ये जो दोनों ही बातें हैं ये कहां से निकल के आती हैं? पॉजिटिव सेकुलरिज्म से। कल आपको बताई थी ये बात। क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेकुलरिज्म? दो प्रकार के सेकुलरिज्म होते हैं, कल समझाया था आप लोगों को। एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। फर्क क्या है? नेगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि हमारा धर्म से कोई लेना देना ही नहीं, हमारा धर्म से कोई लेना ही देना नहीं है। धर्म क्या हम जानते ही नहीं। राज्य ऐसा बोलता है कि धर्म क्या हम जानते ही नहीं, धर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है ही नहीं। तो आप जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे उसमें ज्यादातर देशों में यही आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। आप अमेरिका चले जाओ, वहां पे भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पॉलिटिक्स में या फिर लेजिस्लेटिव फंक्शंस में या फिर जुडिशियल फंक्शंस में रिलीजन का कोई रोल है नहीं, वो उसको मानने से, रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर देते हैं। और रिलीजन को पूर्णतः आदमियों का, लोगों का पर्सनल मैटर समझते हैं, जो उनको अपनी पर्सनल लाइफ में हैंडल करना है, जिससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। पर हमारे इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये नेगेटिव वाला नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म के दो मतलब है। पहला कि हमारा जो राज्य है वो न्यूट्रलिटी रखेगा धर्मों की तरफ। न्यूट्रलिटी का मतलब कि हमारे राज्य का झुकाव नहीं होगा किसी भी विशेष धर्म की तरफ। ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या बात निकल के आती है कि हमारे राज्य का कोई देश नहीं है, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं। ऐसे कई सारे देश मिल जाएंगे आपको, खासकर मिडिल ईस्ट आप जाओगे, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे देश हैं जिनका धर्म है एक स्पेसिफिक धर्म। भारतीय संविधान में ये बात, वहां के संविधानों में ये बात लिखी हुई है कि हमारे इस देश का ये धर्म है। पर हमारे देश के साथ ऐसा नहीं है। हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन है नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक कम्युनिटी की मेजोरिटी बहुत बड़ी है, फिर भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है बिकॉज हम लोग न्यूट्रल हैं। हमारे लिए सभी धर्म बराबर है, एक बराबर दूरी पर है। दूसरी चीज, हम धर्मों को देख के आंख बंद नहीं करते हैं। ये भी जिम्मेदारी हमारे राज्य की है कि वो एंश्योर करे कि सारे धर्मों का जो ट्रीटमेंट हो वो बराबर हो। तो हमारे जो भी कानून बन रहे हैं या जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं पब्लिक स्फीयर के अंदर, वो इस तरीके से लिए जाएं या ऐसी नीतियां बने देश के अंदर जहां पर किसी भी धर्म के साथ किसी भी कारणवश पक्षपात ना हो सके। पक्षपात बच्चों ना हो सके। ये है पॉजिटिव कनोटेशन। ये भी जिम्मेदारी राज्य की ही है।
राज्य ऐसे आंख बंद नहीं कर सकता कि अरे धर्म मैं नहीं देखता तुमको, नहीं। दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एंश्योर कि सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करके रखनी है और इक्वल ट्रीटमेंट भी एंश्योर करना है, और ये दोनों बातें जब मिलके आती हैं तो क्या बनता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, इसके साथ भी वही सेम कहानी है कि ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और 14 सेकंड अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1976 में इसको लाया गया। अब फिर से वही बात दोबारा उठती है कि क्या हम लोग सेकुलर 1976 में बने, उससे पहले सेकुलर नहीं थे? और ये बड़े बेवकूफी भरे क्वेश्चंस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको भी शक हो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को देख सकता है, आर्टिकल 14 को देख सकता है, 15 को देख सकता है, 16 को देख सकता है, राइट टू रिलीजन को देख सकता है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, आर्टिकल 29, 30 को देख सकता है, कल्चरल राइट्स को, माइनॉरिटी के राइट्स को देख सकता है। तो हमारा देश हमेशा से ही सेकुलर था, आज भी है और हमेशा भी रहेगा। तो फिर इस शब्द को लाने से फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। जो बात इंप्लाइड थी वो आपने एक्सप्लिसिट लिख दी, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम हमेशा से सेकुलर थे, बट बाई चांस एमसीक्यू वगैरह में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ सेकुलर शब्द प्रीएम्बल में कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया, तो उसके लिए याद रख सकते हो कि कौन से एक्ट से आया बच्चों? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका सेकुलर। अब सेकुलर पे जो केस है उसको देखते हैं। कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मींद्रा तीर्था स्वामियार श्री श्रूर मठ। पूरा नाम याद करने की कोशिश मत करना, अगर इतना भी आप याद कर पाओ, यहां से लेके अगर इतना याद कर लो तो काफी रहेगा। ठीक है, इस केस में जो रेशियो है वो इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनकी जो फ्रीडम है राज्य के इंटरफियरेंस के खिलाफ, वो हमारे देश का सेकुलर कैरेक्टर एस्टेब्लिश करती हैं। ये एक ऐसी जजमेंट है जो हमारे राज्य की न्यूट्रलिटी को भी दर्शाती है बच्चों, और उनके इक्वल ट्रीटमेंट पे भी उतना ही एम्फेसिस देती है। देखो, दो चीजें होती हैं, दोनों चीजों को समझ लो। वैसे सोच रहा था तब पढ़ाऊंगा जब आपको आर्टिकल 25 पढ़ाऊं, पर अभी पढ़ा देता हूं। दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। एक तो होता है बच्चे रिलीजन, जिसको हम बोलते हैं धर्म। रिलीजन का मतलब क्या होता है? वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारी मान्यताएं, वो सारी रूढ़ियां, वो सारे कल्चरल एस्पेक्ट जो किसी एक धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले भगवान, हिंदू धर्म का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो त्योहार हैं, जो फॉलोइंग्स हैं, वो सब क्या है? हिंदू धर्म है। ऐसे ही मुसलमान जो धर्म है वहां पे भी सेम चीज, क्रिश्चियन जो धर्म है वहां पे भी ये सेम चीज। तो धर्म क्या है? धर्म प्रैक्टिसेस का एक कंपोजिट ग्रुप है। ठीक है, कि ये धर्म है। एक और शब्द आएगा बार बार, रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? धार्मिक संप्रदाय। अब किसी भी धर्म के अंदर भी कई ग्रुप्स होते हैं, कई गुट बन जाते हैं। ठीक है, तो वो संप्रदायों को भी वही सारे अधिकार होते हैं जो किसी धर्म को मिलते हैं। तो अगर हिंदू धर्म को हम कोई अधिकार दे रहे हैं, तो हिंदू धर्म के अंदर कोई अगर डिनोमिनेशन है, हिंदू धर्म के अंदर कोई अगर संप्रदाय है, तो उसके भी वही अधिकार है। जैसे रामाकृष्णा मिशन का नाम सुना है आप लोगों ने, तो वो क्या है? एक हिंदू धर्म के अंदर एक संप्रदाय है। तो इन ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं, दे हैव गॉट द सेम राइट। सेम राइट मतलब क्या? जो स्टेट है, जो राज्य है, क्योंकि हम लोग एक सेकुलर कंट्री हैं, उनके प्रति, सारे धार्मिक संप्रदायों के प्रति न्यूट्रलिटी रखेगा। किसी भी धार्मिक संप्रदाय की तरफ झुकाव नहीं रखेगा हमारा देश, हमारा कंट्री। पहली बात। दूसरी बात, जब बात आएगी ट्रीटमेंट की, तो वो ये एंश्योर करेगा कि सारे ही धार्मिक संप्रदाय
चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे मुसलमान धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे पारसी से, चाहे ईसाई से, चाहे सिख से, उन सारे ही संप्रदायों का बराबर आदर हो, बराबर रिस्पेक्ट। तो जब हम बात करते हैं रिलीजन के संबंध में न्यूट्रलिटी की, रिलीजन के संबंध में इक्वालिटी की, तो यही बात धार्मिक संप्रदायों पे भी अप्लाई होती है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस पे भी अप्लाई होती है। और ये जो जजमेंट आपके सामने लिखी हुई है वो इसी बात को एम्फेसाइज कर रही है। बिल्कुल, आर्य समाज इज अगेन अ डिफरेंट एग्जाम्पल, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन होने का। ठीक है, तो कभी अगर एग्जाम में रिलीजियस डिनोमिनेशन लिखा हुआ दिख जाए एमसीक्यू में या मेंस में, कभी घबरा मत जाना, सेम बात है अलग अलग चीज, रिलीजन अलग है, संप्रदाय अलग है, पर जो राइट्स हैं सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के अंदर वो सेम है। अब मुझे बताओ फटाफट से, समझ में आ गया? आर वी ऑल क्लियर? सेकुलर होने वाली बात समझ में आ गई? लिख लोगे? और देखो, जब भी मैं पूछता हूं समझ में आ गई, तो मेरा आशय ये होता है कि आप लिख लोगे। देखो, अभी तो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है, आज हमारी सेकंड क्लास ही है, और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डराना भी नहीं चाहता हूँ, आप घबरा जाओगे थोड़ा सा, पर आगे चल के मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ चीज़ें समझाऊंगा जो बहुत ज़रूरी होंगी अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। जैसे कि आंसर राइटिंग, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कभी एक दिन टाइम निकाल के बहुत अच्छे से, कि आंसर राइटिंग की आप लोगों को प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उसको आप अगर समझ पा रहे हो तो कोशिश करा करो कि उसके ऊपर 3-4 लाइनें लिखो। एक जब हमारी क्लास खत्म हो जाए तो ट्राई किया करो कि अगर हमने आज प्रीएम्बल पढ़ा तो प्रीएम्बल पे मैं एक पन्ना खुद से लिख के देखूं अपनी लैंग्वेज में। ये आपको बच्चे बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर, और ये सही टेस्ट है कि आप कितने तैयार हो अपने एग्जाम के लिए। कई बार क्या होता है, कई बच्चों को समझ में तो सब कुछ आ जाता है, बट जब बात लिखने की आती है तो फिर वो बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, और अगर आप लिख ही नहीं पाओगे एग्जाम में तो फिर इतनी सब पढ़ाई का कोई फायदा रहेगा नहीं। ठीक है, समझ रहे हो आप? चलो, इस पे करेंगे चर्चा कभी अच्छे से। अगला जो बच्चे शब्द है जो हमको समझना है वो है डेमोक्रेटिक। क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होने का मतलब है कि जो ताकत है वो किन के हाथों में है? लोगों के हाथों में। और वो इस ताकत को कैसे एक्सरसाइज करते हैं? अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। कैसे करते हैं बच्चे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से। देखो, डेमोक्रेसी का हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था। डेमोक्रेसी का जो फंडा है वो बस इतना सा है कि जो भी लोग जिनके ऊपर शासन होने वाला है, अगर वही लोग अपने उस शासक को चुन सकें तो हम बोलते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी है। तो अगर हम अपनी सरकार खुद चुन रहे हैं, सही मायनों में, कहने के लिए नहीं, सही मायनों में, तो हम मानते हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें इलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कैसे चुनेगा, इतनी बड़ी जनता कैसे चुनेगी अपनी सरकार को, अपने राजा को? इलेक्शन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से। तो किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस का ट्रांसपेरेंट होना, फेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल के अंदर हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि हम अपने भारत देश को क्या बना रहे हैं? एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहे हैं। इसलिए हमारे भारत देश के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस हो वो फेयर भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो और एक्सेसिबल भी हो सब लोगों के लिए, फिर वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अपाहिज हो, यंग हो, बुढ़े हो, कुछ भी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, ये है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बढ़िया केस है बच्चे, कुलदीप नायर का। आपने इस केस को सुना होगा कहीं ना कहीं, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का जजमेंट। इसके अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी। अब आप सोच रहे हो कि सर फ्रीडम ऑफ प्रेस और डेमोक्रेसी को कैसे जोड़ रहे हो आप? ऐसे जोड़ रहा हूं कि किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो हमारी मीडिया है
उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये मीडिया ही है जो जानकारी को, जो इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाती है और सरकार की अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करती है। देखो, केवल लोगों को ये अधिकार दे देना कि वो वोट दे सकते हैं, ये सही मायनों में डेमोक्रेसी को एंश्योर करने के लिए काफी नहीं होगा बच्चों। समझिएगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। केवल इस कारण कि सब लोग वोट डाल पा रहे हैं और जिसे वो वोट डाल रहे हैं वही व्यक्ति चुना जा रहा है, डेमोक्रेसी नहीं आ जाती है किसी देश में। वोट डालने का मतलब केवल वोट डालना नहीं है, जाके बटन दबा देना नहीं है। उसका मतलब है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। क्या करना? इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब क्या है? मतलब मैं तथ्यों के आधारों पर, फैक्ट्स के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर सही मायनों में डिसाइड कर रहा हूं, फैसला ले रहा हूं, सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद कि मुझे किसे वोट देना है या फिर मैं किसे वोट देना चाहता हूं। और तब मैं अगर जाके उस वोट को दे रहा हूं, तब सही मायनों में मैंने एक्सरसाइज किया क्या? अपना राइट टू वोट। केवल बटन दबाने से मेरा राइट टू वोट एक्सरसाइज नहीं होता है। जब मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता हूं, तब मेरा राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूट होता है। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए बच्चों, हमारी मीडिया का, हमारे अखबारों का, न्यूज चैनल का और आज के समय पे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर किसी भी कानून की वजह से या किसी भी नीति या पॉलिसी की वजह से अगर उस मीडिया को चोट पहुंच रही है, अगर उसको कंट्रोल किया जा रहा है, अननेसेसरीली रेगुलेट किया जा रहा है, तो आपके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी उतने ही हर्ट होंगे। समझिए, क्योंकि दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और यही बात हमको इस कुलदीप नायर जजमेंट ने समझाई है कि मीडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमको अपने देश के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जीवित रखना है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब इसकी खास बात क्या है कि ये देखो, आपके आंसर को एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे रही है जो आम तौर पर ऐसा मुश्किल है कि कम चांसेस है कि बच्चा इस तरीके से चीजों को सोचेगा। कोई भी बच्चा जब बात करेगा डेमोक्रेसी की, वो वोट 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 पे ही अटका रहेगा, राइट टू वोट पे, राइट टू वोट पे। बट वहीं अगर आप कुछ ऐसी बात लिखोगे तो आपका आंसर क्या बन रहा है? एक अलग आंसर बन रहा है। आप एग्जामिनर की नजर में चमकोगे, आपकी कॉपी अलग दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे आपके जो मार्क्स हैं उनको बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? अब अगला जो शब्द है वो है बच्चे रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? भारत देश एक रिपब्लिक देश है क्योंकि भारत का जो हेड है वो लोगों के द्वारा चुना गया है, ना कि हेरिडिटरी के आधार पर, मतलब वंश के आधार पर। देखो समझो, हम किसी भी देश को रिपब्लिक, ध्यान से सुनिएगा, हम किसी भी देश को रिपब्लिक तब मानते हैं जब उसका जो हेड है, हेड मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट बंदा है, उस बंदे को वहां के लोगों ने चुना होता है, ना कि वो व्यक्ति वंश के आधार पर या किसी अन्य आधार पर चुना गया हो। अब जैसे हमारे भारतीय देश की अगर हम लोग बात करें तो हमारा हेड कौन है? कौन है हमारा हेड? बच्चे जरा बताना चैट बॉक्स में, कौन है हमारा हेड? किस हेड की बात करेंगे हम लोग जब ये डिसाइड करेंगे कि इंडिया रिपब्लिक है या नहीं? बताओ। प्राइम मिनिस्टर है? अच्छा, प्राइम मिनिस्टर है। कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रेसिडेंट है। बताओ, प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है? इतना मौका मिलेगा ही नहीं। जो आप यहां पे लिखे जा रहे हो ना कि एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, मैंने बड़ा सीधा सवाल पूछा आपसे, मैंने आपको ऑप्शन दिए ही नहीं।
मैंने पूछा इंडिया का हेड कौन है, मैं तो पूछ ही नहीं रहा एक्चुअल नॉमिनल, मैं कह रहा हूं हेड कौन है, क्योंकि मुझे देखना है कि हम लोग रिपब्लिक है या नहीं। कौन है हेड, प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है? बस एक शब्द का आंसर बताओ मुझे, और इसी से तय हो जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहां तक जा पा रही है। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चे प्रेसिडेंट दे रहे हैं, बट अब भी कुछ बच्चे हैं जो प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं। देखो बच्चे समझो अभी समय है अभी समझ जाओ, देरी हो जाएगी वरना। बच्चे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? एक लाइन में प्रेसिडेंट। कौन है बेटा? प्रेसिडेंट। वो तो हम समझने के लिए ये सारी बातें कहते हैं कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है। वो क्यों कह रहे हैं? केवल एक आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 74, जो क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो भी फैसले लेगा वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर लेगा। ये सारी बातें इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास रियल पावर नहीं है, वो नॉमिनल हेड है। पर अगर मैं भारतीय संविधान के पर्सपेक्टिव से पूछूं और एक शब्द का जवाब चाहूं, तो सीधा सा आंसर है बेटा, प्रेसिडेंट हेड है। हर ऑफिशियल वर्क प्रेसिडेंट के ही नाम पे होता है, हर कानून प्रेसिडेंट के नाम पे ही बनता है। तो हेड कौन है? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट हमारा कौन चुनता है? सोचो, किसी को पता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? कौन चुनता है प्रेसिडेंट को? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन होते हैं? पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन सब के मेंबर्स होते हैं। फिर वो सारे लोग वोट डालते हैं, तब जाके व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज चुन रहा है प्रेसिडेंट को, क्या ये हमारे देश को रिपब्लिक बना देगा? क्या ये हमारे देश को रिपब्लिक बना देगा? क्योंकि हम लोग तो वोट डाल नहीं रहे। वोट कौन डाल रहा है? लोकसभा, राज्यसभा के लोग। वोट कौन डाल रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स। हम तो डाल नहीं रहे वोट। तो क्या वो हमारे द्वारा चुना गया है? तो क्या हम रिपब्लिक हैं या नहीं हैं? हैं, क्योंकि उनको किसने चुना है? जो लोकसभा राज्यसभा के लोग हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, कौन है वो? हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमने ही तो वोट देके उन्हें चुना है। हम लोग इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं, पर चुनते तो हम ही लोग हैं। चाहे इनडायरेक्टली चुनते हैं, पर चुनते तो हम ही लोग हैं। दैट इज द रीजन कि हमारा जो इंडिया है बच्चों, वो क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है। क्या है बच्चों? एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, रिपब्लिक के ऊपर देश केस देख लो, मोहन लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1992 का जजमेंट है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बात करी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। क्या बोला? कि अगर हमको अपना ये रिपब्लिक कैरेक्टर मेंटेन करके चलना है, तो हमको अपने देश के अंदर इलेक्टोरल इंटेग्रिटी और इंपार्शियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस हो वो निष्पक्ष हो, वो स्वतंत्र हो। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम एस्टेब्लिश करें जिसके माध्यम से हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप स्ट्रांग बने। क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप स्ट्रांग होगा, तभी हमारा जो रिपब्लिक कैरेक्टर है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सारे शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं या अलग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। क्योंकि हम सोवरिन हैं इसलिए हम रिपब्लिक हैं, क्योंकि हम रिपब्लिक हैं इसलिए हम डेमोक्रेटिक हैं, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं इसको कि क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं इसलिए हम कह पा रहे हैं कि हम लोग रिपब्लिक हैं। ये हर एक बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिश्ड होना, इलेक्शंस का फेयर होना, इंपार्शियल होना उतना ही जरूरी है रिपब्लिक बनने के लिए भी, क्योंकि तभी तो हम कह पाएंगे कि हमारा जो हेड है वो हमारे द्वारा इलेक्टेड है। समझ रहे हो ये बात? ये क्लियर है? ठीक है, तो कौन सी जजमेंट है? मोहन लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1992 की जजमेंट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, रिपब्लिक शब्द भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब आओ, अच्छा तो ये 5 शब्द हमारे पूरे हो गए। ठीक है, कौन कौन से? सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक,
रिपब्लिक। 5 शब्द मैंने आपको समझा दिए और पांचों के जो रेस्पेक्टिव केस लॉज थे वो भी समझा दिए। हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, डेमोक्रेटिक में इस केस को लिख सकते हो, और इनफैक्ट जो डेमोक्रेटिक में पढ़ा है वो रिपब्लिक में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो आपको चीज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो वही मैंने आपको शुरू में बताया था, शुरू में इसी चीज को मैं डिस्कस कर रहा था कि जब भी आप किसी केस लॉ को पढ़ते हो या केस लॉ को लिखते हो तो उसमें केवल आपको दो बातें लिखनी होती है। एक, इस केस लॉ का आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा उस केस का रेशियो क्या है। जो आप पूरी उसमें गाथा लिख देते हो ना, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ निकाल के लिख देते हो दो दो पेजों में एक केस की, वो किसी काम की नहीं है। बस आपको दो बातें समझनी है कि कोई भी केस अगर मैंने पढ़ा, याद किया, तो उसको मैं कहां कहां पे चिपका सकता हूं और कितनी लाइन, क्या बात है जो चिपकानी है मेरे को, ठीक है। समझ रहे हो? तभी मैं इतना शॉर्ट शॉर्ट में लिख के लाता हूं केसेस को, कि आप इस चीज को सीख पाओ कि किसी भी जजमेंट को कैसे यूज करना है एग्जाम के अंदर। यही जजमेंट आपको लग रहा होगा कि एक स्लाइड में है, आप अभी पेपर पे लिखने की कोशिश करो, आधा पन्ना खा जाएगी आपका, आधा पन्ना खा जाएगी ये जजमेंट। बस यही तो करना है, ठीक है। तो अभी तक बता दो मेरे को, अभी तक हम लोग सभी क्लियर हैं बच्चे? सबको समझ में आ गए? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पांचों शब्द क्लियर हैं, पांचों जजमेंट क्लियर हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हो कि? अच्छा मुझे एक बार बताओ, एंजॉय कर रहे हो क्लास? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रही है? हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर बहुत ज्यादा कंटेंट हो रहा है? पता है ये एक बार की मेहनत है। अगर एक बार हम लोग समझ लेंगे ना हर चीज को, तो हमको आगे परेशानी नहीं आएगी। इसलिए थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, कोशिश करता हूं कि बच्चे तक वो बात पहुंचे। सेकुलर नहीं समझ में आया, बच्चों बताओ इस बच्चे को सेकुलर समझ में नहीं आया? सेकुलर जैसी चीज सेकुलर बेटा सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, जिससे हमें मतलब है हमारे इंडिया में हम लोग न्यूट्रल रहेंगे। हम लोग मतलब हमारा राज्य न्यूट्रल है सारे धर्मों के लिए, वो किसी भी धर्म को अपना नहीं मानता है और सारे धर्मों को बराबर आदर करता है, इक्वल ट्रीटमेंट करता है। बस ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जस्टिस को, फिर हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी को, लिबर्टी को, फ्रेटर्निटी को। अब ये जो चार शब्द है इनको बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और ये आसान है, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं जस्टिस की बात करूं तो जस्टिस का मतलब क्या है वो तो अभी मैं बताऊंगा, पर जस्टिस आम जस्टिस की बात नहीं हो रही यहां पे। जस्टिस तीन पर्सपेक्टिव में, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। कौन कौन सा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये क्या है इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले इस शब्द को समझिए, जस्टिस का मतलब क्या है। देखो जस्टिस का मतलब आप हिंदी में जानते ही हो, न्याय। न्याय क्या होता है? वैसे ये बहुत ही मतलब एक ऐसा सवाल है कि केवल न्याय के शब्द को समझने के लिए 2 घंटा हम लोग दिमाग मार सकते हैं अपना। पर अगर आसान भाषा में बताऊं, क्योंकि हमारी ये फिलॉसफी की क्लास नहीं है, हमारी ये लॉ की क्लास है, बस इतना सा समझना है। कोई भी ऐसी परिस्थिति, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस जिसमें किसी भी चीज को करना, जिसमें किसी भी चीज को करना ठीक हो, मतलब ठीक होने का मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार ना हो रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो, ठीक है। ऐसी हर एक परिस्थिति को हम लोग मानते हैं कि वो न्याय रूपक है, मतलब जस्ट है। क्या है? एक ऐसी परिस्थिति है जो जस्ट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, ये बच्चे को स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है जिसमें आप हर सिचुएशन में कह सको कि ये न्याय है, ये न्याय नहीं है, ऐसा नहीं। ये पता लगाने के लिए हर परिस्थिति में कि न्याय हुआ है या नहीं, हो रहा है या नहीं, आपको पूरी सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं आपको आसान से एग्जांपल दूं, मानो आपके सामने दो घर हैं, एक घर ये है, एक घर ये है, और आप दोनों घरों को एक साथ देख पा रहे हो। इस एक घर में एक माँ है, उसके 3 बच्चे हैं। इस घर में भी एक माँ है, इसके 3 बच्चे हैं। समझिएगा,
अब इस घर में जब आप देख रहे हो तो आपको देखने को मिल रहा है कि वो जो माँ क्या है, माँ खाना बना रही है। माँ ने टोटल 6 रोटियां बनाई हैं और 6 रोटियों में से 2-2 रोटियां अपने तीनों बेटों को दे दी हैं। समझिएगा, ये एक घर आपको दिखा और आपको घर देख के लगा कि यार बढ़िया है, बहुत अच्छी माँ है, बिल्कुल जस्टिस हो रहा है इस घर में तो। वहीं आपकी इस वाले घर पे नजर पड़ती है, वहां पे आप देखते हो कि वहां पे भी एक औरत है, उसके भी 3 बच्चे हैं, उसने भी 6 रोटियां बनाई हैं, पर उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने एक बच्चे को तो 3 रोटी दे दी है, एक बच्चे को उसने 2 रोटी दी है और एक बच्चे को उसने 1 रोटी दी है। अब आप यहां पे खड़े हो और अभी आपने एक सिचुएशन देखी थी कि दूसरे घर में तो बराबर बटी थी, यहां पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है। ये जो माँ है, ये फेवरेटिज्म कर रही है। ये एक को 3 दे रही है, एक को 2 दे रही है, एक को 1 दे रही है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे न्याय नहीं है। और ऐसा सही भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल सच भी हो सकता है कि सच में हो सकता है फेवरेटिज्म कर रही हो और अगर कर रही हो तो न्याय नहीं है। पर ये जानने के लिए ये हमें देखना पड़ेगा कि वो फेवरेटिज्म कर भी रही है या नहीं। उससे जाके हमें बात करनी पड़ेगी कि उसने ऐसा किया क्यों? कि एक बच्चे को 3 रोटी दी, एक बच्चे को 2 दी, एक बच्चे को 1 दी। अब हम गए तो हमें पता चला, उस माताजी ने बताया कि ये जो बच्चा है जिसको मैंने 3 रोटी दी हैं, इसका ऑपरेशन हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और डॉक्टर ने बोला है कि इसको अच्छे से खिलाना है। मेरे पास जो आटा है या मेरे पास जो पैसा है वो 6 ही रोटी का है। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं खुद तो कुछ नहीं खा रही हूं, पर मैं इस बच्चे को 3 रोटी दे दे रही हूं। और वो दूसरा बेटा था, कह रहा था माँ मेरे को आज बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मेरे को आज 2 रोटी दे दे, तो मैंने उसको आज 2 दे दी हैं। और तीसरा बच्चा कह रहा था कि मैं काम चला लूंगा, तो मैंने उसको 1 ही रोटी दी। सडनली आप बात करते ही आप क्या समझे कि ये तो बड़ा न्याय है। बिल्कुल सही बात है, वो बच्चा बीमार है, अगर 6 ही रोटी हैं, उसको ज्यादा जरूरत है, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो माँ ने बिल्कुल सही किया। और आप बाहर आ गए, आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ यहाँ न्याय है। पर आपके दिमाग में आया एक बार मैं इस घर में भी चला जाता हूँ जिसमें मुझे लग रहा था न्याय है, 2-2 रोटियां मिल रही हैं, इस घर में भी चला जाता हूँ। अब आप इस घर में गए और आपने इस वाली माँ से बात करी कि अच्छा माता जी आपने तीनों बच्चों को 2-2 रोटी दी, आप ऐसा रोज ही करती हो, मतलब 2 ही 2 रोटी देती हो, मतलब ऐसा, मतलब ठीक है। वहां की माता जी ने बोला कि नहीं नहीं साहब नहीं, मैं तो 2 रोटियां इनको दे देती हूँ क्योंकि मेरे को मेरे पति ने बोला है कि इनको 2-2 रोटी ही देनी है। वैसे आपको सही मायने में बताऊं कि ये जो एक लड़का है ना, एक लड़का, ये बेचारा सुबह का खाना भी नहीं खा पाता है क्योंकि ये नौकरी पे जाता है, सुबह ही निकल जाता है 8 बजे, अभी आया है 7 बजे और अब ये खाना खा रहा है पूरे दिन का पहला। ये बाकी के दोनों बच्चे कुछ नहीं करते हैं, यहीं रहते हैं, तो ये दिन में भी 2 रोटी खाते हैं, अभी भी 2 रोटी खाते हैं। पर ये जो पहला वाला है, ये बेचारा सुबह से पहली बार खा रहा है, पर मेरे पति ने बोला है कि तीनों को 2-2 रोटी देनी है, तो मैं तीनों को 2-2 रोटी दे रही हूँ। अब एकदम आपको लगा कि सर ये क्या हुआ? जो मेरे को ऊपर से देखने में लग रहा था कि यहाँ तो पक्का न्याय हो रहा है, सब कुछ बराबर बट रहा है, यहाँ तो अन्याय हो रहा है। और जहां मुझे लग रहा था कि अन्याय हो रहा है, वहां ज्यादा न्याय हो रहा है, भले ही वहां पे बराबरी नहीं है। क्या समझे आप इस चीज से? क्या समझे कि जस्टिस जस्टिस डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल केस की फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस पे। जस्टिस के लिए बराबरी हो जरूरी नहीं है, कई बार गैर बराबरी में भी न्याय है और बराबरी में अन्याय है। गैर बराबरी में न्याय है, बराबरी में न्याय है, ऐसा भी हो सकता है, जैसा अभी मैंने आपके एग्जाम्पल में समझाया। जैसे काफी बच्चे लग रहे हैं ना, बच्चे लिख रहे हैं इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी की बात हो रही है, बिल्कुल। तो जस्टिस का मतलब इक्वालिटी नहीं है, जस्टिस का मतलब है इक्विटी, सबको अपनी जरूरत अनुसार, सबको बराबर नहीं, सबको अपनी जरूरत अनुसार, ये है न्याय। अब न्याय जब हम समझ लेते हैं, फिर इन 3 शब्दों को समझना होता है कि न्याय हमको समझना है सोशल कॉन्टेक्स्ट में, न्याय हमको समझना है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, न्याय समझना है हमको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। और देखो ये जो हायरार्की है ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सोशल लिखा है तो सोशल सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक लिखा है तो दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, और आखिरी में पॉलिटिकल लिखा है तो आखिरी में पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। अब देखो सोशल जस्टिस क्या है,
सोशल जस्टिस वही है जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं कि हमको क्या करना है समाज के अंदर कि जितनी भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं हमारे समाज की, उनका इस तरीके से बंटवारा करना है कि समाज के हर व्यक्ति तक उनका फायदा पहुंच सके। तो जितनी इनकम इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी, जितनी असमानताएं बढ़ेंगी गरीबों में अमीरों में, उतना ही वो समाज सामाजिक न्याय से दूर होता चला जाएगा। अब आप देखते हो ऐसी फिलॉसफीज या ऐसे लॉ जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज देखते हो आप, ये सब सामाजिक न्याय का ही पार्ट है। वहां पे आप देख रहे हो, साफ साफ देख पा रहे हो कि बराबर का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और आप देखते ही कह रहे हो कि अन्याय है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। वही एग्जाम्पल याद रख लेना दोनों माओं का। हो सकता है जो पूरे प्रारूप मतलब ऊपर से देख रहे हैं हम, प्राइमा फेसा ही देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि अन्याय है, हो सकता है उसमें न्याय हो। ठीक है, तो सोशल जस्टिस का कॉन्टेक्स्ट है समाज के अंदर न्याय। अब समाज के अंदर न्याय का मतलब समाज के अंदर बराबरी नहीं है, समाज के अंदर न्याय सबको सबकी जरूरत अनुसार। ऐसे ही सेम फिलॉसफी इकोनॉमिक में लगाओ। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? देखो, सोशल जस्टिस आप सिक्योर कर ही नहीं सकते किसी भी सोसाइटी में जब तक वहां पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होगी। क्या नहीं होगा? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके समाज का एक तबका है, आपके समाज का एक सेगमेंट है जिसके बारे में आपने कानून बना दिया, और कानून के अंदर आपने ऐसे कई सारे नियम बना दिए जिसमें बोला कि समाज उनके साथ बराबर का व्यवहार करेगा, बराबर का ट्रीटमेंट करेगा, और हजारों चीजें। पर अगर आपने उस समाज के तबके को पैसा कमाने के मौके नहीं दिए, आर्थिक रूप से सक्षम होने के मौके नहीं दिए, तो आपके वो सारे कानून किसी काम के नहीं है रियलिटी में, वो केवल किताबिया बातें हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट रहता है, वो न्याय की आकांक्षा नहीं कर सकता बच्चों। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है कि उसके साथ जस्टिस होगा जब तक डिपेंडेंसी है। जस्टिस का सवाल या जस्टिस की मांग ही तभी उठेगी जब कोई व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा और वो सक्षम होगा। तो सामाजिक न्याय आ ही नहीं सकता जब तक आर्थिक न्याय ना, और आर्थिक न्याय तभी होगा जब हम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सिक्योर करें। और ये काम कौन करता है हमारे भारतीय संविधान में? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं ऐसे, पर खासकर ये दो आर्टिकल्स। ऐसे ही पॉलिटिकल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? देखो, कोई भी व्यक्ति जो समाज का हिस्सा है, अगर आप चाहते हो कि उसके जो हित हैं वो सुरक्षित रहें, उसके जो इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहें, तो सबसे आसान तरीका है कि उसका पार्टिसिपेशन एंश्योर कर दो उस समाज के एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि ये समाज का पार्ट है जो मुझे लग रहा है वल्नरेबल है, इसको दिक्कत है, इसको परेशानी है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं खुद नेता बन जाता हूं या खुद एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाता हूं और इनके लिए कानून बनाते रहता हूं बैठा बैठा। एक तरीका हो सकता है, और हो सकता है कि मैं जब तक जीवित रहूं उनका मैं बहुत भला भी कर दूं, पर यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं बच्चों। परमानेंट सॉल्यूशन यह है कि मैं कुछ ऐसा करूं जहां पर मैं जाके उनका रिप्रेजेंटेशन ना करूं, वो खुद अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन कर सके। वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा जहां पर वो खुद अपनी बात को फोर फ्रंट पे रख पाएंगे, और अगर वो रख पाएंगे तो उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होंगे। उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होंगे तो समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय आ ही जाएगा। तो राजनीतिक न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक न्याय, जितना कि सामाजिक न्याय। तो जब मैं जस्टिस की बात करता हूं, जब मेरा प्रियम्बल जस्टिस की बात करता है, तो वो तीनों पर्सपेक्टिव में करता है, सोशल में भी, इकोनॉमिक में भी और पॉलिटिकल में। ठीक है, समझ में आ गया? आ गई बात समझ में? कोई भी बात समझ में नहीं आई, वीडियो भी देख सकते हो बच्चे दोबारा। वैसे सिंपल सी बात है, सामाजिक लेवल पे न्याय एंश्योर करना,
आर्थिक लेवल पे न्याय को एंश्योर करना और पॉलिटिकल लेवल पे न्याय को एंश्योर करना, तीनों ही जगह जरूरी है, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो जाए पर इकोनॉमिक ना हो, या इकोनॉमिक हो जाए और सामाजिक ना हो। सेम विद पॉलिटिकल, ठीक है, तीनों इंटरकनेक्टेड है। इसके बारे में केस पढ़ लो बच्चे, चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1996 का जजमेंट है ये बच्चे। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल को एक्सेप्ट किया एज ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। और क्या बोला कि जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनका समय से रेजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है अगर हमें इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं। और इस माध्यम से हमारे इस जजमेंट के अंदर यह दर्शाया गया कि भारतीय नागरिकों को न्याय तभी मिल पाएगा जब जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो एफिशिएंट तरीके से होंगी। ये केवल एक ही एस्पेक्ट है जिससे डील कर रहा है ये जजमेंट। देखो, बहुत सिंपल सा पर्सपेक्टिव है इस जजमेंट का। ये जजमेंट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी हम समाज में न्याय की बात करते हैं तो एक तो चीज हो गई कि हम न्याय एंश्योर करें कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, ठीक है, अपनी तरफ से ऐसे कानून बनाएं, अपनी तरफ से ऐसी नीति बनाएं, ऐसे नियम बनाएं कि सबको न्याय मिल पाए। पर आप भी जानते हैं बच्चे, मैं भी जानता हूं कि फिर भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी ही कि अन्याय होगा किसी व्यक्ति के साथ या किसी ग्रुप के साथ। अब जब वो अन्याय हो रहा है तो उसका रिड्रेसल क्या है कि आप क्या करोगे, न्यायालय के पास जाओगे, कोर्ट के पास जाओगे। अब जब आप कोर्ट के पास जा रहे हो और कोर्ट से न्याय मांग रहे हो तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो पूरा प्रोसेस है, वो जो लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट आप कर रहे हो, उनका जो डिस्पोजल है वो टाइमली मैनर में हो और एफिशिएंट मैनर में हो, समय से हो चीजें, ये बहुत जरूरी है। तभी हम किसी भी ट्रायल को फेयर मान पाएंगे, जस्ट मान पाएंगे। अगर मेरे को आज कोई परेशानी और मैं न्यायालय में आज जा रहा हूं और अगर मेरे को न्याय के नाम पे कोई फैसला मिल रहा है आज से 10 साल के बाद, तो वो बच्चे न्याय नहीं है मेरे साथ, वो और अन्याय है। पहले तो मेरे साथ अन्याय हुआ ही, जिस भी व्यक्ति ने किया, जिसकी वजह से मैं कोर्ट गया। अब अन्याय वो कोर्ट कर रहा है मेरे को लटका के 10 साल के लिए। तो ये भी न्याय का ही एक प्रारूप है कि जो हमारी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो टाइमली मैनर में कंक्लूड हो और एफिशिएंट मैनर में प्रोटेक्ट की जाए। ठीक है, बिल्कुल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यहीं से बात निकल के आती है। कौन सी जजमेंट है? चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जस्टिस की बात को समझ गए? ठीक है, अब देखो अगला शब्द जो है हमें समझना जो है लिबर्टी। ठीक है, कौन सा शब्द समझना है? लिबर्टी। लिबर्टी आसान है। लिबर्टी के अंदर हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। अब देखो बारी बारी से समझाता हूं। थॉट का मतलब क्या है? थॉट का मतलब है मेरे पास ये आजादी है कि मैं जो चाहूं वो सोच सकता हूं। ये मेरे पास आजादी है कि मैं जो चाहूं वो सोच सकता हूं, पर केवल सोचने से तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए मेरे पास एक और आजादी है कि मैं जो सोचता हूं, इसीलिए बच्चों मेरे पास एक और आजादी है कि जो मैं सोचता हूं उसे अभिव्यक्त कर सकता हूं, उसे एक्सप्रेस कर सकता हूं। यह है बड़ी बात। तो मैंने कुछ भी सोचा, अपनी पहली आजादी को एक्सरसाइज करते हुए मैं उसको अभिव्यक्त कर रहा हूं अपनी दूसरी आजादी को इस्तेमाल करके। ठीक है, पहली बात। उसके बाद मेरे पास आजादी है, मेरे पास आजादी है बिलीव करने की। बिलीव करना मतलब विश्वास करने की, किसी में मानने की और पूजा करने की। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप।
अब देखो, फेथ और वर्शिप जो दो शब्द हैं, ये जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं ये रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है। और ये जो बिलीफ शब्द है ये न्यूट्रल है, ये रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई हो सकता है और नॉन रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई हो सकता है। जैसे आप आर्टिकल 25 को कभी पढ़ना, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट देता है, हम उसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन या राइट टू रिलीजन, पर ऐसा नहीं है। जो सबसे पहला अधिकार आर्टिकल 25 के अंदर दिया गया है वो राइट टू रिलीजन नहीं दिया है, वो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। बहुत बड़ी बात है। देखो, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको अगर आप समझोगे तो आप जान पाओगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स कितने स्मार्ट थे और उनका सोचने का तरीका क्या था। जो सबसे पहला अधिकार उन्होंने उस चैप्टर के अंदर दिया जिसका टाइटल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो दिया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि मेरे पास ये अधिकार है, समझिएगा बच्चों, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं जो मानना चाहूं मैं उसको मानूं। और इसमें ये निहित है कि अगर मैं मानना चाहूं किसी धर्म के अंदर, किसी भगवान के अंदर, तो मैं मानूं, और अगर मैं ना मानना चाहूं तो मैं ना मानूं। मेरे पास क्या है? मेरे पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। यहीं से ये बात निकलती है। तो जब मैं कहता हूं कि हम अपने भारतीय नागरिकों को देंगे फ्रीडम ऑफ बिलीफ, बिलीफ मतलब वो विश्वास रख सकेंगे। अब उनका ये विश्वास जो है वो किसी धर्म में भी हो सकता है या किसी अन्य चीज में भी हो सकता है, ये उनकी मर्जी का मामला है। और जिस भी चीज में वो विश्वास रख रहे हैं उसमें वो मान भी सकते हैं। जैसे अगर मेरा किसी धर्म में विश्वास है तो उस धर्म की जो नीतियां हैं उनको मैं मानूंगा, जो उस धर्म के भगवान हैं उनकी मैं पूजा करूंगा। तो ये तीनों ही चीजें, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पर इसको केवल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में मत समझिएगा, रिलीजन तो है ही है, उसके अलावा इसका एक जनरल कॉन्टेक्स्ट भी बनता है कि जिस भी चीज में मैं विश्वास करना चाहूं, जिस भी चीज में मैं मानना चाहूं, जब तक कि वो कुछ बिल्कुल गैर कानूनी ना हो जाए, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह, तब तक मेरे पास बिल्कुल आजादी है उस चीज को करने की। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात हमारे प्रीएम्बल में लिखी हुई है। तो प्रीएम्बल में ये जो लिबर्टी शब्द है ये इन्हीं दो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो इसे इसी तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करके आप एक्सप्लेन करना अपने आंसर में। इसके बारे में केस को देख लो। केस का नाम है बच्चे गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 1975 का ये केस है। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया प्राइवेसी, प्राइवेसी का राइट एज अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, खासकर स्टेट के अननेसेसरी इंटरफेरेंस से आदमी के प्राइवेट अफेयर्स में। इससे क्या हो रहा है? हम लोग इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को सिक्योर कर रहे हैं, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी को एंश्योर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है मैं एक व्यक्ति हूं, देखो दो इंटरेस्ट में हमेशा क्लैश रहता है। एक जो मेरे हित हैं एज ए व्यक्ति, एज एन इंडिविजुअल, वो एक तरफ है। दूसरे जो सामाजिक हित है, जो राज्यों के हित हैं, वो एक तरफ है। इन दोनों के बीच में कोशिश की जाती है कि एक दीवार हमेशा खड़ी रहे, कि इंडिविजुअल प्राइवेसी भी बनी रहे और जो सोसाइटी का और स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। तो हम एक तरफ से ये भी नहीं कह सकते कि स्टेट जो है वो बिल्कुल इंटरफेयर ही नहीं करेगा इंडिविजुअल की लाइफ में, ऐसा भी नहीं है। और पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि कोई इंडिविजुअल प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं होगी और स्टेट और जो समाज है वो हमेशा घुसा ही रहेगा किसी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं। हमको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और बैलेंस का नाम क्या है? कि हर एक इंडिविजुअल के पास प्राइवेसी, और प्राइवेसी में सारी चीजें आ जाएंगी, ये सब आ जाएगा। प्राइवेसी में आपका बिलीफ भी आ जाएगा, प्राइवेसी में आपका फेथ भी आ जाएगा, प्राइवेसी में आपकी वर्शिप भी आ जाएगी। ये सारे आपके प्राइवेट अफेयर्स हैं, किसी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को प्राइवेसी के राइट दे रहे हैं तो हम ये एंश्योर करेंगे कि जो स्टेट है या जो सोसाइटी है वो अननेसेसरीली
बिना बात के इंटरफेयर ना करे, उसमें बार्जिन ना करे। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को ये लिबर्टी दे रहे हैं कि वो विश्वास रख सकता है किसी चीज में, तो उसका ये भी अधिकार है कि एज ए प्राइवेट अफेयर वो उसको ट्रीट करे। मैं नहीं चाहता कि समाज में ढिंडोरा पिटे कि मैं किस भगवान में मानता हूं या किस धर्म में मानता हूं या मेरी राय क्या है। मैं नहीं चाहता, हो सकता है मैं चाहता हूं, और मैं चाहता हूंगा तो मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास इन एनी केस एक्सप्रेशन का राइट है ही। पर मैं नहीं चाहता हूं, मेरा ये प्राइवेट अफेयर है, तो मैं क्यों चाहूं? तो समाज क्यों इंटरफेयर करेगा उस चीज में, या स्टेट क्यों इंटरफेयर करेगी उस चीज में? तो प्रिवेसी का राइट सीधे तौर पे जुड़ा होता है हमारे इन सारी लिबर्टीज से। इसलिए ये जजमेंट का आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका नाम है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ये एक ऐसा जजमेंट है, जब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगा, आर्टिकल 25 पढ़ेंगे वहां पे भी काम आएगा। तो वही वाली बात जो मैंने आपको बताई कि जब भी कोई जजमेंट पढ़ोगे तो ये जरूर नोट कर लेना उस जजमेंट के नाम के आसपास कि इसको कहां कहां पे आप यूज कर पाओगे। और जितनी यूजेबिलिटी ज्यादा होगी किसी भी जजमेंट की, उतनी बेहतर वो जजमेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया बच्चे? लिबर्टी वाली बात समझ में आ गई? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 19 में भी करोगे आप यूज, क्योंकि वहां पे तो बात करोगे ही एक्सप्रेशन की, स्पीच और एक्सप्रेशन की। यहां तक हम लोग सभी साथ में हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है? ऑल गुड, ऑल वेल? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इक्वालिटी का। देखो इक्वालिटी सबसे आसान है। अब इक्वालिटी का जो अधिकार है वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। दो बातें स्पेसिफिकली लिखी हमारे प्रीएम्बल में, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। अब वहीं अब अगर आप आर्टिकल 14 पढ़ोगे, वो तो देखो इक्वालिटी का एक जनरल राइट है जो बोलता है कि हर एक व्यक्ति को बराबर का इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, कानून की नजर में सब बराबर हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी। पर जो प्रीएम्बल में ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली दो चीजों की इक्वालिटी की बात कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पर ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेटस का मतलब समाज बता देता हूं आपको। देखो स्टेटस का मतलब आजकल के जमाने में तो हम लोग ये यूज करते हैं ना कि स्टेटस का मतलब कि किस पे कितना पैसा है किस पे कौन सी गाड़ी है, किसके पास आईफोन है या नहीं, किसका घर कितना बड़ा है कितना छोटा है, कौन कौन सी गाड़ी से चलता है, ये सब स्टेटस का पार्ट है। यहाँ पे ये जो शब्द इस्तेमाल है स्टेटस का मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम अपने समाज का गठन करें, उसको इस तरीके से बनाएं, अपने समाज के स्ट्रक्चर को इस तरीके से बुने कि उसके अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति एक समान स्टेटस क्लेम कर सके राज्य की नजर में। राज्य की नजर में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड से आता हो, चाहे उसके पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी राज्य का रहने वाला हो, भारत के किसी भी कोने का हो, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, वो बराबर ही इंपॉर्टेंस रखेगा। उसका स्टेटस जो है कानून की नजर में वो बराबर होगा। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का ये मतलब नहीं है कि राज्य सबको एक जैसी गाड़ी दे देगा या एक जैसा घर दे देगा, नहीं। कानून की नजर में सबका स्टेटस बराबर है। ठीक है। और दूसरी बात है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। देखो समाज के अंदर सब लोग बराबर हो ही नहीं सकते हैं, ये साइंस है, सीधी सीधी साइंस है कि हर व्यक्ति बराबर कैपेबिलिटीज रखता ही नहीं है। कोई व्यक्ति ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा मेहनती है, कोई व्यक्ति नहीं है इतना टैलेंटेड या फिर उतना मेहनती भी नहीं है। इसलिए क्या हम एंश्योर कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, एज ए स्टेट, कि सबको मौके बराबर मिले? अब सबको मौका बराबर मिले, उसके बाद कितने लोग उस मौके को भुना पाए या नहीं वो उनके ऊपर है। तो हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं अपने संविधान के अंदर, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि सब लोग बराबर हों, सबके पास बराबर पैसे हों, एक जैसी नौकरी हो, एक जैसी सैलरी हो, नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द आइडिया, क्योंकि वैसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
हम लोग एंश्योर करते हैं कि सबको बराबर मौके मिले, फिर उन मौकों का कौन कितना फायदा उठा पाए या नहीं उठा पाए, दैट इज अप टू देम। तो जब हम लोग अपने प्रीएम्बल में लिख रहे हैं कि इक्वालिटी होगी और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, तो हमारा मतलब बस इतना सा है कि हर एक व्यक्ति को बराबर मौके मिलेंगे। अब यहाँ पे बराबर का मतलब वो वाला बराबर नहीं है कि सबको दो दो रोटियां मिलेंगी, वही दोनों माएं दोनों घर याद कर लेना। जब भी भारतीय, एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी भारतीय संविधान के अंदर इक्वालिटी शब्द को लिखा देखो, उसको इक्वालिटी मत समझना उसका मतलब इक्वालिटी नहीं है बेटा, उसका मतलब है इक्विटी। क्या है उसका मतलब, बोलो? इक्विटी, इक्वालिटी नहीं है। उसकी कौन सी माँ है? पहला वाला घर है, दूसरा वाला? दूसरा वाला घर है, जो सबको सबकी जरूरत के अनुसार दे रही है। ठीक है, क्लियर है? चल इक्वालिटी पे केस देख लेते हैं। एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ माइजोर का केस है बच्चे, काफी बड़ी अथॉरिटी है, 1963 का केस है। ये एक ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की पॉलिसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपहेल्ड किया और बोला कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेसों के लिए एंश्योर की जा सकती है रिजर्वेशन के माध्यम से। तो ये एक ऐसा केस था जिसने स्टेट की ड्यूटी को हाईलाइट किया और बोला कि समाज में अगर सही मायनों में इक्वालिटी अगर आपको लेके आनी है तो अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए। वही वाली बात, इक्विटी वाली बात। ये एक ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह समझाने की कोशिश की है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंश्योर करने का मतलब यह नहीं है कि सबको सही में हम बराबर मौके दे देंगे, क्योंकि जब सब लोग बराबर हैं ही नहीं तो उनको सबको बराबर मौके दोगे कैसे? वही वाली सिचुएशन हो गई ना कि जब हम दूसरे वाले घर में गए तो हमने क्या देखा कि एक बच्चा बीमार है, उसको जरूरत है ज्यादा रोटी की, दूसरे बच्चे ने दिन में भी खाया है, उसको जरूरत नहीं है, तो इनको आप कैसे दे दोगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? तो इनफैक्ट रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंश्योर करने का तरीका है। ये इक्वालिटी लेके आ रहा है, आप लोगों को अनइक्वली ट्रीट करके इक्वालिटी ला रहे हो समाज में। वही जो हो रहा था दूसरे घर में और वही जो नहीं हो रहा था पहले घर में, जो होना चाहिए था। समझ रहे हो? ये है हमारा एमआर बालाजी का जजमेंट। ठीक है, 1963 का। समझ में आ गया बच्चे? इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहां तक हम लोग सभी साथ में हैं? हाँ, इक्वालिटी इज इक्विटी, इसको दिमाग में बस बिठा लो अपने। चलो, हमारा जो प्रीएम्बल का ये वाला पार्ट था वो भी खत्म हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने जस्टिस समझ लिया, हमने लिबर्टी समझ लिया, हमने इक्वालिटी समझ लिया। अब एक शब्द और रह गया, वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी आपको और हल्का सा समझा देता हूं, देखो। और फ्रेटर्निटी जब हम पढ़ेंगे तो दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सोसाइटी इंटरेस्ट, सोसाइटल इंटरेस्ट, सोसाइटल इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव से। पहले फ्रेटर्निटी का मतलब समझ लो, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है। देखो, जब भी मैं बात करता हूं फ्रेटर्निटी की भारतीय संविधान के अंदर, उसका मतलब यह है कि हमको भारतीय नागरिकों के बीच में क्या लेके आना है? भाईचारा। अब देखो, हमारा भारतीय समाज कितना बड़ा है, उसमें कितने सारे अलग अलग धर्म के, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग प्रांतों के लोग हैं। अब उन सभी के अंदर भाईचारा लेके आना कितनी बड़ी बात है और कितना मुश्किल काम है लेके आना, ये बात समझिएगा। छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे फ्रेंड्स के ग्रुप में, जहां पे 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, वहां पे भी सही मायने में भाईचारा नहीं आ पाता है, क्योंकि जब 3 बैठते हैं तो चौथे की बुराई करते हैं, 2 बैठते हैं तो बाकी के 2 की बुराई करते हैं, होता है ना। तो फ्रेटर्निटी को 2 मायनों में देखा गया है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। पहला मायना है जब हम उसे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इंडिविजुअल के लेवल पे देखते हैं। दूसरा मायना है जब हम उसको सोसाइटल मामले पे, सोसाइटल के लेवल पे देखते हैं। एक बात आप हमेशा समझिएगा कि जब भी राज्य कोशिश करेगा कि समाज के अंदर फ्रेटर्निटी आए या फ्रेटर्निटी को जब वो प्रमोट करेगा,
तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके से इंडिविजुअल इंटरेस्ट वायलेट ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो 4 दोस्त हैं, जिसमें से 3 दोस्त अच्छे घरों से आते हैं और एक दोस्त थोड़ा सा गरीब घर से आता है, या मान लो किसी नीची जाति से आता है फॉर एग्जाम्पल। वैसे मेरी नज़र में कोई जाति नीची नहीं है, बस समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में आप कितना भी कोशिश कर लो या मजबूरीवश वो कितना भी साथ में रह लें, पर भाईचारा उनके बीच में आएगा तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कॉस्ट पे आएगा। और आपको पता है कि किसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट बार बार दबाया जाएगा, किसका दबाया जाएगा, उसी बच्चे का। तो जब भी हमारा राज्य फ्रेटर्निटी की भावना को लेके आएगा तो वो ध्यान रखे कि समाज का हर एक व्यक्ति उसी प्रतिष्ठा के साथ, उसी डिग्निटी के साथ उस भाईचारे का पार्ट बने जो डिजर्व करता है। भाईचारे का मतलब ये नहीं है जहां पे 80% लोग तो छाती ठोक के भाईचारा दिखा रहे हैं, पर बाकी के 20% मजबूरी में उस दबाव के अंदर जी रहे हैं, पहली चीज। और दूसरा जो भाईचारा है सोसाइटल के लेवल पे, उसका तो सीधा सा कॉन्टेक्स्ट वही है कि हमको जब ये कोशिश करनी है कि फ्रेटर्निटी एस्टेब्लिश हो, दैट हैज टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के हित में ही होनी चाहिए। तो हम भाईचारे की भावना लेके आए, सामाजिक रूप पे लेके आए, किसी धार्मिक लेवल पे नहीं, किसी जाति के लेवल पे नहीं, किसी नस्ल के लेवल पे नहीं। तो राज्य कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके आधार पर धर्म को मापदंड मान के लोग इकट्ठे हों, या जाति को मापदंड मान के लोग इकट्ठे हों, या अपनी नस्ल को मान के मापदंड इकट्ठे हों, या फिर अपने प्रांत को जहां से वो आते हैं उसको मापदंड बना के इकट्ठे हों कि आप में भाईचारा है, देखो हिंदुओं में भाईचारा है, देखो मुसलमानों में भाईचारा है, देखो इस जाति के लोगों में भाईचारा है, देखो यूपी वालों में भाईचारा है। नहीं नहीं नहीं, उस भाईचारे की बात नहीं आ रही। भाईचारा हो सामाजिक लेवल पे, भारतीय समाज में भाईचारा होना चाहिए, जिसमें हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, क्रिश्चियन भी होगा, ईसाई भी होगा, इस जाति का बंदा भी होगा, उस जाति का बंदा भी होगा, यूपी का भी होगा, बिहार का भी होगा, महाराष्ट्र का भी होगा। So that has to be the context of fraternity. तो फ्रेटर्निटी जब भी लिखोगे ये दोनों बातों को जरूर डिस्कस कर देना, ठीक है? क्लियर है, समझ में आ गई? तो सब क्लियर हो गए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पहले 5 शब्द, और फिर जो हमने बाद में पढ़े क्या क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है? फ्रेटर्निटी आपको दोनों पर्सपेक्टिव से देखनी है कि फ्रेटर्निटी में कोई इंडिविजुअल पैसे नहीं, और फ्रेटर्निटी जो आए वो सामाजिक रूप पे आए, ठीक है? यहां तक समझ में आ गई? फ्रेटर्निटी पे बच्चे केस की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है? क्योंकि ऐसा भी ना लगे कि आंसर में केस भरे जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, क्योंकि आज में हम लोगों ने 5 + 3 लगभग 8 केस पढ़े हैं। तो अगर क्वेश्चन आता भी है प्रीएम्बल से तो 8 में से क्या, मैं तो कह रहा हूँ 4 भी लिख के आओगे तो भी बहुत होगा, ठीक है? तो आपके पास पहले से ही इनफ नंबर ऑफ केसेस हैं, ठीक है? अब मुझे एक बार बता दो जिससे मेरी तसल्ली हो जाए जाने से पहले, ऐसी कोई भी बात बच्चे जो हम लोगों ने आज पढ़ी है, ऐसी कोई भी बात जो आपको समझ में नहीं आई? आर वी ऑल क्लियर अभी तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबको ठीक लगा, समझ में आई चीज? हाँ बिल्कुल बेचा, अगर आपको एग्जाम में टाइम मिल रहा है एग्जाम्पल डालने का तो डाल दो, वैसे तो नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो जो जो जरूरी चीजें हों उनको पहले लिख देना, जैसे आर्टिकल वगैरह, उसके प्रोविजंस, केस लॉज वगैरह, फिर अगर टाइम मिले तो डालना, ठीक है? क्लियर है? प्रीएम्बल समझ में आ गया? कल को प्रीएम्बल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप लोग कर लोगे, है ना? चलो, थैंक यू सो मच बच्चे, आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए पूरे 2 घंटे के लिए। मैं समझता हूं आप सभी लोगों के लिए थोड़ा भारी भी हो जाता होगा, पर क्या करें, पढ़ना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाऊं, और आगे और भी अपनी कोशिश को जारी करूंगा। कल आप लोगों से मिलूंगा दोबारा 4 बजे, ठीक है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही क्लास में। अपना अगला टॉपिक हम लोग वैसे लेके आए थे कि आज आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे, पर नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, उस चीज को हम लोग कवर कर लेंगे कल, और उसके आगे के भी जो प्रोविजंस हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सभी लोगों के पास समय हो तो शाम को 8:30 बजे जरूर आइएगा मेरी यूट्यूब क्लास में। वहां पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन का ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, और जो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज।
जिसके अंदर हम लोग इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे, इसके अंदर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इन सारे मामलों का डिस्कशन होगा। तो आपके लिए एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा अगर आप आएंगे, हिस्सा बनेंगे क्लास का। बाकी अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिए, और आपका अगर कोई भी सवाल या कोई भी परेशानी दिक्कत रहे, कोई भी बच्ची हो, सब्जेक्ट से जुड़ी हो चाहे ना जुड़ी हो, आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम पे लाइव वगैरह भी आता रहता हूं, तो आप इसको स्कैन कर लो अगर स्कैन कर सकते हो। अगर बाई चांस कुछ भी ना हो पाए तो HALFPACE हाफ पेज बाई अभिनव गोस्वामी अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा मेरा चैनल, यही वाला लोगो लगा होगा, तो आपके लिए पहचानने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब आप सभी लोगों से मुलाकात होती है तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।